बेटा आज का हमारा वन शॉट का टॉपिक होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। रिप्रोडक्टिव जो आपके ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल वर्क करते हो, ठीक है, उसके बाद उनका नॉर्मल फंक्शन हो और वो कोई पार्ट में कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़िया हो गई है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया। एक बात है, ये वायरस होने वाली खतरनाक बीमारी है। ये सारी जो बाकी हैं इट कैन बी क्योर। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीट कराओगे इट कैन बी क्योर बेटा। लेकिन ये ट्रिपल एच, मैं एच क्यूब का फॉर्मूला बोलूंगी, याद रखो बेटा। ये तीनों क्या हैं? नॉट क्यूरेबल। रेड से लिख देते हैं डेंजर, नॉट क्यूरेबल। तो क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। तो बेटा आज का हमारा वन शॉट का टॉपिक होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। ये हमारी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट का लास्ट चैप्टर है, तो इसे जल्दी से शुरू करते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। बिकॉज अगर आप लोगों को ये ओवरव्यू पता है ना कि भाई इस चैप्टर में हमें इन पार्ट्स को पढ़ना है तो रिवीजन जल्दी होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और आरसीएच क्या है, उसका काम क्या है, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम थोड़ा सा डेटा पढ़ेंगे भाई। डेटा मतलब कि पॉपुलेशन कितनी थी, कितनी हुई, क्या उसके रीजंस थे, छोटा सा डेटा वाला पार्ट है। फिर है कि भाई इतनी भयंकर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। फिर भाई कॉन्ट्रासेप्शन तक देख लिया कि कैसे प्रिवेंट करना है प्रेगनेंसी वगैरह, कैसे इस बढ़ती हुई भयंकर पॉपुलेशन को रोकना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसे कैसे प्रिवेंट करना है। छोटे छोटे टॉपिक्स है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी, और सबसे बेहतरीन टॉपिक इनफर्टिलिटी एंड आर्ट। तो ये 4 टॉपिक में ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है यार, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि आप जो एज ए इंडिविजुअल हो, आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग करते हो, वो हेल्दी हो, उनका जो नॉर्मल फंक्शन है गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, वो प्रॉपरली हो। तो पहली तो इसमें कहा है कि एक इंडिविजुअल अगर टोटल वेलबींग है, टोटल वेलबींग से मतलब है फिजिकली हेल्दी हो, इन द सेंस रिप्रोडक्टिव जो आपके ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल वर्क करते हो, ठीक है, उसके बाद उनका नॉर्मल फंक्शन हो और वो कोई पार्ट में कुछ प्रॉब्लम ना हो। पहले तो ये हो गया फिजिकल वेलबींग। उसके बाद यार आपका सोशल वेलबींग, इमोशनल और क्या है, बिहेवियरल। मतलब कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी जो आपका इंडिविजुअल व्यक्ति है या जो सोसाइटी है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड उनके जो सोशल, इमोशनल और जो बिहेवियरल मेंटेलिटी है बेटा वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जो सोसाइटी है, जो इंडिविजुअल आपका फिजिकली हेल्दी है, ठीक है, सोशल, बिहेवियरल और इमोशनल एस्पेक्ट्स उसके क्लियर है, स्टेबल है बेसिकली, ऐसा ना हो कि एमटीपी, एससीडी इन सब चीजों के बारे में ना पता हो, प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स अगर एक इंडिविजुअल के नॉर्मल होते हैं कि वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड उसके जो भी सोशल, मेंटल और जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है वो क्लियर है और बैलेंस है, ठीक है, अलॉन्ग विद द फिजिकल ऑर्गन्स, ठीक है, फिजिकल ऑर्गन्स, तब उसको क्या बोलते हैं कि ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। एंड दैट इज कॉल्ड एज, जिसमें हम ऐसी हेल्थ का ध्यान देते हैं जिसमें ये सारे एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं कि ये सारी चीजें सही हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब WHO ने ये दिया था, अकॉर्डिंग टू WHO ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज द टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स। और वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स है ना, तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए। कौन कौन से, मेरे साथ बोलो। एक तो क्या है, पहले फिजिकल, फिर क्या है, इमोशनल, बिहेवियरल और क्या है, लास्ट सोशल, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट्स है। अगर एक इंसान जो है, ठीक है, वो वेलबींग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कहेंगे रिप्रोडक्टिवली हेल्थी, ठीक है। अब इंडिया, अब मैं अपने इंडिया की बात करूंगी भाई। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सबसे पहले इनिशिएट किसने किया भाई? पहले लोग बात करते थे हेल्दी हेल्दी हेल्दी, ठीक है, हेल्थ ये होती है, हेल्थ वो होती है, डिजीज ना हो जिसको, वो हेल्थ सही है, ये वो ऐसे करते थे। अब ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में शुरू किसने किया? तो यार मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने इनिशिएट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बातचीत, ठीक है।
देखो यहां पे मैं इसलिए लाई हूं, देखो सबसे पहले तो मैं पता होना चाहिए इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री। ये थोड़ा सा डेटा बेस है, ठीक है, थोड़ा डेटा वाली बातें हैं, ये हम लोग आपस में बातचीत करेंगे एनसीईआरटी पढ़ के। तो भाई इंडिया जो थी बेटा फर्स्ट कंट्री थी, ठीक है, जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना शुरू किया, लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाई, ठीक है, मैं बताऊंगी किस लेवल की अवेयरनेस जगाई, ठीक है। और इस पे इनका इसी में इनका जो मेन फोकस था कि जितने भी लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम या जो भी मिसकॉन्सेप्शन है उनका क्लियर वगैरह करना, ठीक है। ये एक्शन प्लान जो है इंडिया ने सबसे पहले लिया था, कब? 1951 में। कब लिया था बेटा? 1951 में लिया था, ये देखो, ठीक है, 1951 में। और देखो क्या लिखा है, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम। कौन से लेवल पे? नेशनल लेवल पे, नॉट एट इंटरनेशनल लेवल। तो ये बात पता होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे, ठीक है। टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, ये नहीं कि सिर्फ एक दो लोगों का जो हेल्थ है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, नो। एक सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तब होती है जब उसके सारे इंडिविजुअल जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, ठीक है। तो एक हेल्दी सोसाइटी, इंडिया में एक हेल्दी सोसाइटी हो जिसमें रिप्रोडक्टिवली हेल्थ जो है सबकी अच्छी हो, ये एक सोशल गोल था। और ये कब इनिशिएट हुआ था? 1951 में एक्शन प्लान था, इंडिया ने फर्स्टली किया था नेशनल लेवल पे। ये बात यहां से क्लियर होती है आप लोगों को। अब इसी को फैमिली प्लानिंग बोला गया है। इसी को क्या बोला गया है बेटा? फैमिली प्लानिंग बोल दिया है, फैमिली प्लानिंग बोला है, जिसमें आप लोग प्रॉपरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखते हो, ठीक है, कब कितने बच्चों में कितना गैप करना है, ठीक है, ये सारी चीजें फैमिली प्लानिंग के अंदर होती है। अब लेकिन फैमिली प्लानिंग को अब किसी और नाम से जानते हैं, इसी का अब दूसरा नाम कर दिया है बेटा RCH। RCH बोले तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। और अपने नाम को भी बहुत ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है ना। बताऊंगी कैसे, बताती हूं अभी, रुको। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। अब आरसीएच का काम क्या है भाई? आरसीएच का काम है हमारी सोसाइटी में लोगों को रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी अवेयरनेस वो क्रिएट कर सकते हैं वो क्रिएट करें, ताकि किसी को मिसकंसेप्शन ना हो। जैसे छोटे बच्चों को होता है ना कि किस करने से बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जब हमारे जो बच्चे हैं जब वो अपनी छोटी छोटी एजेस से प्यूबर्टी एडोलसेंस की स्टेज में आते हैं, उससे रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं, ताकि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन गलत सोर्सेज से ना मिले और एक होता है ना दिमाग में कचरा ना भर जाए, मिसकंसेप्शंस ना रहे। उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है कि ये अवेयरनेस फैलाएं, ये सब आरसीएच का काम है। तो अब आरसीएच का काम क्या क्या है? देखो, एक बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, अब एक बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसको प्यूबर्टी हिट कर रही है, तो उससे उस प्यूबर्टी एडोलसेंस वाली फेज में कि बेटा तेरे में ये चेंजेस तेरे को देखने को मिलेंगे, वो सारे चीज़ों के बारे में अवेयर कराना, ठीक है। उसके बाद इनफर्टिलिटी क्या होती है, पहले कपल की बात कर लेते हैं। इनफर्टिलिटी क्या होती है, एसटीडी क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, ठीक है, इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, और एबॉर्शन क्या होता है, कब करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट कपल है उसको क्या अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक प्रेग्नेंट वुमेन का ध्यान कैसे रखते हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर, मतलब कि प्रेगनेंसी के बाद फीमेल का ध्यान कैसे रखना है, ये मेंसेस क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ये सभी एस्पेक्ट्स को अच्छे से लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना और इसके लिए अवेयर करना लोगों को कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब किसका काम है? आरसीएच। क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया ना यार। लोगों को जब सोशल गोल तब पूरा होगा ना जब लोगों को गोल की अवेयरनेस हो कि भाई है क्या चीज़, है ना। अगर किसी को सोशल एंड बिहेवियरल, मान लो फिजिकल फंक्शनिंग ठीक है, सोशल एंड बिहेवियरल सही नहीं है, तो उसको पहले एस्पेक्ट्स तो पता होने चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं और उनको क्या क्या नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही है सोशली या मेंटली जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी है सेक्स से रिलेटेड या जो भी है, ये सारी चीज़ें करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द सोसाइटी किसका काम है बेटा? इस बॉडी का काम है जिसका नाम है आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। देख लो एक बार, देख लो। अब देखो यहाँ पे लिखा है ये जो इम्प्रूव प्रोग्राम है ये क्या क्या कवर करते हैं, वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एंड आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम आरसीएच। देखो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। इनका काम क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप एंड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। और ये हमारा एक मेजर टास्क है,
ठीक है, तो ये सारा का सारा अवेयरनेस ये बॉडी प्रोवाइड करवाती है लोगों को। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है, यही चीज लिखी है कि ये मिसकॉन्सेप्शंस को प्रिवेंट करते हैं अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, एसटीडी, एड्स वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन एडोलसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो ये काम है भाई, तभी सोशल जो गोल है, जो हमारा मेजर टास्क है वो पूरा होगा। और ये पूरा ये जो इतना वाला पैराग्राफ है बेटा आपकी एनसीईआरटी में से डेफिनेटली रीड करना, इसमें आरसीएच के अच्छे से जो मैंने अभी बोले हैं वो सारे फंक्शंस गिवन है। ठीक है, चलो अब हम पॉपुलेशन डेटा की बात करते हैं कि भैया हमारी दुनिया में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, ऐसा हम कहते हैं। कितनी बढ़ रही है, कितनी थी? देखो हम बात करेंगे बेटा 1900 से बात शुरू करेंगे, फिर हम बात करेंगे 2000, फिर हम बात करेंगे 2011 की। ये डेटा गिवन है कि पहले पॉपुलेशन 1900 में कितने की थी, फिर 2000 में कितनी हुई ईयर, एंड देन 2011 में कितनी हुई। तो हम करेंगे एक बात करेंगे दुनिया की कि भाई वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी, 2000 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी। फिर हम इंडिया की बात करेंगे कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन आज़ादी से कब बात करेंगे, 1947। अपनी बात हम लोग 1900 की जगह 47 से बात करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों को ये डेटा याद नहीं रहता, हम इजी तरीके से करेंगे। देखो इवन नंबर ले लो 2 6, ठीक है, और बड़ा होता है कौन, बिलियन या मिलियन, बिलियन। तो जब दुनिया की बात कर रहे हो भाई, उसका दुनिया का जो पॉपुलेशन रेट होगा बेटा, पॉपुलेशन रेट भी नहीं, जो नंबर का हो गया आप, वो कितना होगा, बड़े अमाउंट में, इवन नंबर। ठीक है, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में थी बेटा 26, इवन नंबर। फिर एकदम से इवन हटा दो 7.2। अब बात हो रही है वर्ल्ड की, तो मिलियन तो छोटा पड़ जाएगा ना, है ना, तो हम करेंगे बिलियन में बात। ठीक है, तो बी लगा दो भैया, बिलियन बिलियन बिलियन। ठीक है, देखो 2 बिलियन 6 बिलियन 7.2 बिलियन। ठीक है, 2 6 7.2 याद हो गया। अब हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में क्या है बेटा, इंडिया में स्टार्टिंग में हमारी जो पॉपुलेशन थी 1947 के टाइम पे, वो थी भाई 350 1.2। अब इनिशियली तुम लोग रखोगे पहले कम रही होगी पॉपुलेशन, फिर बढ़ गई, तो पहले मिलियन फिर बिलियन बिलियन, ऐसे याद रखना। ठीक है, मिलियन बिलियन बिलियन। आया समझ, मेरे साथ याद करो। 1900 2000 2011 इंडिया की बात नहीं, पहले वर्ल्ड की बात करेंगे, दुनिया की। 2 6 7.2 बी। ठीक है, बिलियन बिलियन बिलियन। इंडिया की बात करते हैं 1947 से, फिर 2000, फिर 2011। सबसे पहले हमारा क्या है, 350 1.2 मिलियन बिलियन बिलियन। याद हो गया, गुड। ठीक है, अब भाई देखो, अब मेन बात है, देखो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। अच्छा ये देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम लोग सालाना आगे बढ़े, पॉपुलेशन धीरे धीरे करके साल दर साल बेटा बढ़ती ही गई। भाई क्रेजी दिस इज, कि भाई इतना बड़ा जंप। तो क्या रीजन रहे कि पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है? रीजंस क्या है भाई पॉपुलेशन बढ़ने के? ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और आगे भी अभी भी बढ़ ही रही है ना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो भाई ये जो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके रीजंस क्या है बेटा? रीजंस क्या है? देखो भाई, बेटर मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी काफी अच्छी है अब, है ना। जितनी ज्यादा बेटर मेडिकल फैसिलिटी, हम किसी को मरने ही नहीं दे रहे, तो डेथ रेट कम हो गया, है ना। फिर अगर प्रेगनेंसीज के टाइम पे पहले से क्या था, फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो माँ के मरने का रेट, है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना, और बच्चे के मरने का रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हुआ करता था। लेकिन क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़िया हो गई है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, जिसकी वजह से जो बूढ़ा है मरने को मरने नहीं दे रहे, जो मरने वाला है उसको मरने नहीं दे रहे, डेथ रेट कम हो गया, और बचाने वालों को तो बचा ही रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों भी क्या है बेटा, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी क्या हो गए, कम हो गए। तो अगर ये भी कम हो गए तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना। बूढ़े को भी नहीं मरने दे रहे, जवानों को भी बचा लिया, बच्चे को भी बचा लिया, सबको बचा लिया, तो पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगी।
तो भाई क्या रीजंस है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के? सबसे पहला रीजन हो पता होना चाहिए बेटा, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। और मेडिकल फैसिलिटीज क्या हो रही है बच्चे? इंक्रीज हो रही है दिन प्रतिदिन, है ना। हम लोग एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज तो भाई घनी तेज बढ़ रही है, तो बढ़ गई भाई। लो, इसकी वजह से अल्टीमेटली पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। समझ आया? देखो एक बार, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जिन बच्चों को समझ नहीं आया, देखो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, डेथ रेट, कि एक साल में कितने लोग मर रहे हैं। इन्फेंट मतलब बच्चा, एक साल में, ठीक है, एक साल में कितना बच्चा मर रहा है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब माँ, ठीक है, एक साल में प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी औरतें मर रही हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। रेट जहां पे बात आ गई वो क्या है? टाइम पीरियड, ठीक है, इतने टाइम पीरियड में कितने लोगों की मौत, दैट इज कॉल्ड रेट, ठीक है। सो ये चीज समझ आ गई। अब देखो एनसीईआरटी से पढ़ लो, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, किसमें? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR and infant mortality rate as well as increase in the number of people in reproducible age are probably reasons for this। ठीक है, कि number of people जो है reproducible age में वो भी increase हो रहे हैं इस वजह से भी। तो तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन यहाँ पे है, जो नंबर ऑफ पीपल है बेटा इन द रिप्रोड्यूसेबल एज, वो भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो तीन चीजें पता चली, मेरे साथ रिवाइज करो। क्या हो रहा है? मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो रहा है, और डेथ रेट क्या हो रहा है? ओवरऑल कम हो रहा है। और जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो रिप्रोड्यूसेबल एज में वो ज्यादा है। तो बेटा अगर जो लोग ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज में हैं भाई, वो ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, ज्यादा पीपल, मोर रिप्रोडक्टिव एज में अगर लोग हैं तो ज्यादा रिप्रोडक्शन, दे बच्चे दे बच्चे दे बच्चे, है ना। क्या होगा? दे पॉपुलेशन दे पॉपुलेशन दे पॉपुलेशन। तो इस वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाते हैं सीयूईटी में, इस तरीके से आया था इस बार, एक बच्चा बता रहा था कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉपुलेशन। अब वो ऐसे है कि कौन सी पॉपुलेशन किस रीजन की वजह से जो पॉपुलेशन रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, आरसीएच का काम क्या है, पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा क्या है, उसके रीजंस क्या हैं। अब यहीं से मेरे को एक बात और याद आई, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ठीक है, कि भाई इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है, हमारा पॉपुलेशन रेट कितना है, ठीक है, हमारा पॉपुलेशन रेट कितना है, इसका मतलब मैं बताती हूँ क्या है पॉपुलेशन रेट। अगर मैं बात कर रही हूं, ठीक है, पॉपुलेशन रेट का मतलब बताते हैं आप लोगों को। एक पेज देखो भाई, पॉपुलेशन रेट का मतलब है, देखो रेट का मतलब मैंने बताया था, जब भी रेट आ जाए बेटा इसका मतलब क्या बोल रहा है, वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो भाई एक साल में कितने लोग बढ़ रहे हैं आपके ओवरऑल, ठीक है। तो पॉपुलेशन रेट क्या है हमारा? लेस देन 2% है। लेस देन 2% का मतलब बोले तो मतलब ये बेटा कि हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं 1000 लोगों की, हर 1000 लोगों में हर साल देखा जा रहा है, अगर 1000 लोगों की एक पॉपुलेशन है, ठीक है, तो हर साल क्या हो रहा है? 20 लोग ऐड हो रहे हैं, 20 लोग ऐड हो रहे हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा एक एरिया है, इसमें पहले 1000 पीपल थे, मैंने एक साल वेट किया बेटा, 1 ईयर मैंने वेट किया, फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि पॉपुलेशन रेट क्या हो गया? 1020। मतलब कि हर 1000 में हर एक साल के अंदर 20 लोग ऐड ऑन हो रहे हैं। तो सोचो जब 1000 में 20 लोग ऐड ऑन हो रहे हैं, तो सोचो हमारी जो पॉपुलेशन है यार वो बिलियन में है अभी, अगर इंडिया की बात करूं, है ना, 1.2 बिलियन एज पर 2011 का रिकॉर्ड, और वर्ल्ड की 7.2 बिलियन है। तो सोचो बिलियन है भाई, 1000 में 20 लोग ऐड कर रहे हैं, तो बिलियन के हिसाब से सोचो कितना, ऑफ दैट टू 7.2। अभी करंट का तो कुछ और है अब, है ना, बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन रेट। तो दैट इज अ वेरी विगरस रेट भाई, कि ये 2% लग रहा है कम है, बट ये कम नहीं है, ये बहुत होता है।
हमारा पॉपुलेशन रेट क्या है 2.1 सॉरी लेस देन 2% हमारा क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि भाई हर 1000 में हर 20 बंदा हर साल बढ़ रहा है। तो सोचो बिलियन के हिसाब से सोचो, बिलियन के हिसाब से सोचो 20 कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये बात पता होनी चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, लेस देन 2%। ठीक है, देख लो, हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भाई इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो भाई उसको पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? तो भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब आप कहोगे मैम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? तो बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, कि ऐसा क्या किया जाए कि सेक्सुअल डिजायर भी पूरा हो कपल्स के, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना हो। ठीक है, सो व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? बेटा लिखो, द मेथड्स दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कितने टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? देखो, एक है नेचुरल मेथड जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, बताऊंगी क्यों बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे भाई बैरियर मेथड, बैरियर यूज कर लेंगे, नहीं जाने देंगे हम। ठीक है, फिर आते बेटा केमिकल मेथड, और फिर आते हैं सर्जिकल मेथड। कितने टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसका मतलब? इसका मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन कौन से हैं? नेचुरल मेथड, फिर क्या है बैरियर मेथड, फिर क्या है केमिकल मेथड, फिर क्या है सर्जिकल मेथड। क्लियर है इतना? अब एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं यहां पे, जो आप लोगों के बैरियर मेथड है बेटा, जो आप लोगों का बैरियर मेथड है वो कुछ टाइप्स का होता है, उसके अंदर कुछ फर्दर बाइफर्केशंस हैं, तो वो अगर हम यहीं पे पढ़ ले तो तुम लोगों को आगे हौच पौच नहीं होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो, अरे कौन कौन से हैं? देखो, बैरियर मेथड के अंदर भाई तुम लोग पढ़ोगे फिजिकल बैरियर मेथड, एक तो है फिजिकल बैरियर मेथड। ठीक है, फिर क्या पढ़ोगे? फिर तुम लोग पढ़ोगे इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। ठीक है, फिर तुम लोग क्या पढ़ोगे? फिर पढ़ोगे इम्प्लांट्स, फिर पढ़ोगे लास्ट में इंजेक्शंस, इंजेक्शंस। ठीक है, इंजेक्शंस या इंजेक्टेबल्स बोल सकते हो इन्हें, इसी को हम लोग इंजेक्टेबल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ऐसे मेथड जो प्रिवेंट करते हैं बेटा प्रेगनेंसी करने में, तो ऐसे कौन कौन से मेथड है, कितने टाइप के हैं? 4 तरीकों से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी। एक तो है आपका नेचुरल मेथड, ठीक है, जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड बोल रहे हैं। दूसरा कौन सा है जी? दूसरा है आप लोगों का बैरियर मेथड। ठीक है, तीसरा क्या है? केमिकल मेथड, और फिर लास्ट क्या है? सर्जिकल मेथड। उसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, और स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। आ रही है आवाज? ठीक है, आ रहा है समझ? देख लो, फिर मैंने कहा जो बैरियर मेथड है भाई ये तो फर्दर डिवाइडेड है। एक होता है जिसमें आप फिजिकल बैरियर का यूज करते हो, एक होता है इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, आगे और अच्छे से समझेंगे, अभी बाइफर्केशन समझ लो। फिर है कॉपर रिलीजिंग, हाँ वो उसी में इंट्रायूट्रीन फर्दर उसमें है, डिवाइड है। फिर है इम्प्लांट्स, और फिर है इंजेक्शंस। इंट्रायूट्रीन्स फर्दर इसके अंदर 3 कैटेगरी है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देख लो, क्लियर है? अब हम लोग आगे करते हैं बेटा, अब हम लोग आगे करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अब ये सब पढ़ लिया कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, 4 तरीके के हैं, नाम पढ़ लिए, बट एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि प्रिवेंट करे प्रेगनेंसी कैसा होना चाहिए? देखो, एक तो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कि तुम, मैं या जो भी इस दुनिया में ये कल को यूज करेगा या कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो? यूजर फ्रेंडली हो। ऐसा ना हो यूजर ने यूज किया और बेटा उसकी तो सारे के सारे बहुत प्रॉब्लम हो गई उसे, कि इचिंग हो गई, रैशेस हो गए, अगली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में बहुत दिक्कत आ रही है, डॉक्टर के पास आना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली। दूसरा क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई
2 दिन बाद बारी आ रही है कि अरे हमें तो 2 दिन बाद वहां जाना पड़ेगा, तब हमारी बारी आएगी, तब हमें मिलेगा, नहीं। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि आपके कॉन्डम्स वगैरह इजीली अवेलेबल होते हैं कहाँ पे, मेडिकल शॉप्स वगैरह में, है ना, तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इफेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि इजीली अवेलेबल है, यूजर फ्रेंडली है, लेकिन यूज करो तो बच्चे फिर भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि अगर हम उसको यूज कर रहे हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो जितनी बार उसे यूज कर रहे हैं भाई, प्रेगनेंसी नहीं ही होनी चाहिए मोस्टली, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए बेटा, इफेक्टिव होना चाहिए, मोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, विद लीस्ट या नो साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ये नहीं कि जितनी बार यूज कर रहे हैं उतना बार उसका कुछ साइड इफेक्ट है मेल या फीमेल को, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर तो उसको करने से या उसको यूज करने से पहले ही इंसान डरेगा बहुत ज्यादा, है ना। तो ये होना चाहिए। तो क्या क्या लिखा, देखो, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया 500,000 रुपए का आ रहा है, बेचारे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, है ना, फिर तो हमारे बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। फिर क्या है, शुड नॉट इंटरफियर, यस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया और फिर अगली बार तुम लोग नोटिस करोगे कि यार सेक्सुअल डिजायर कम हो गया, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी या परफॉर्मेंस, ये जितनी भी चीजें हैं ये इफेक्ट हो यूजर की, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल डिजायर, जिसे आप सेक्सुअल बिहेवियर को लिबिडो बोलते हो, ये सारी चीजें अफेक्ट नहीं होनी चाहिए आफ्टर यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तभी उसे कहेंगे ना आइडल है ना, ठीक है। फिर क्या, इजीली अवेलेबल, हाईली इफेक्टिव, रिवर्सिबल विद नो लीस्ट और साइड इफेक्ट्स। देखो ऐसा होना चाहिए, जैसे स्टेरिलाइजेशन है, सर्जिकल है, उसमें तो एक बार कर दिया तो भाई बहुत भयंकर है कि उसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। तो यार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा होना चाहिए कि जब यूज कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हटाया, और अगर प्रेगनेंसी करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, कंसीव करना चाहते हो, तो वो भी एकदम से हो जाए। तो रिवर्सिबल होना चाहिए विद लीस्ट और नो साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये 6 फीचर्स आप लोगों को याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, देखो, यूजर फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, है ना, और शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, जैसे आप लिबिडो बोलते हो, एंड सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ द यूजर, ठीक है। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हाईली इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो या लीस्ट साइड इफेक्ट्स। क्लियर है, ये हम लोग एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स मानते हैं। और ये आपकी एनसीईआरटी बेटा रीडिंग है कटिंग लाइव में, इसे पढ़ो। देखो आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए भाई, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो लीस्ट साइड इफेक्ट्स, ठीक है। इट शुड नॉट इंटरफियर, नो वे इंटरफियर, देखो नो वे इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, ठीक है। सो ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए आपको कि एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए। जैसे लड़कियां कहती है ना, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, या मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए। आइडल करते हो ना तुम लोग, देखते हो रील्स में काफी, कैसा चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए। तो भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के भी ये कुछ फीचर्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। एक बार देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया। देखो इससे क्या होगा ना, इससे बेनिफिट ये, यार ये मैं अलग से लाई हूं लिख के, तुम्हें याद हो जाएगा 6 के 6 पॉइंट, प्लस एनसीईआरटी भी तुम्हें पता होगी, तुम्हारी रीडिंग भी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब भाई देखो, तुम में से काफी सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि मैम नोट्स इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, निशा मनराल CUET बायोलॉजी, ठीक है, इसे ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को ये पूरे के पूरे नोट्स इजीली मिल जाएंगे एज इट इज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहला मेथड, ये गजब का मेथड है। जब मैंने अपने टाइम में पढ़ा था ना, मेरे को बड़ा मैं आई वाज लाइक ऐसा भी होता है, ठीक है। और मेरे को बहुत शौक था, मैं लिख लिख के देखती थी ताकि उससे बेटर रिवीजन हो, तुम भी करना। अब देखो पहला कौन सा तरीका है भाई, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड बेटा, इसमें आप कुछ भी यूज नहीं करते हो, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्रिंसिपल क्या है कि आप अवॉइड करते हो, आप ट्राई करते हो कि ओवम और स्पर्म का मिलन ना हो, चांसेस अवॉइड करते हो। वो कैसे, मैं बताऊंगी। इसमें क्या होता है, इसमें आप हाईली अपना नॉलेज का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मोस्ट इफेक्टिव नहीं है लेकिन, ठीक है, इससे साइड इफेक्ट नो टू लीस्ट साइड इफेक्ट है, लेकिन ये मोस्ट इफेक्टिव नहीं है भाई, ये मोस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसमें हाई चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव में सबसे बेकार इन मामलों में, भले ये नो टू लीस्ट साइड इफेक्ट देता हो, लेकिन इसमें हाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होती है। प्लस ये यूजर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से नहीं बचाता है भाई, तो जान को खतरा भी है अगर पार्टनर दगाबाज है तो, ठीक है। अब देखो भाई,
नेचुरल मेथड को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज होता था, जब ये इतनी जो टेक्नोलॉजी और जो चीज़ें हैं वो नहीं थी, लोगों को इतनी खबर नहीं थी, यह मिसकॉन्सेप्शन था कि यार ये यूज़ करने से पता है तुम्हें बच्चे नहीं होते, ये होता है वो होता है, तू यूज़ करेगा तो तेरी तो फैमिली तबाह हो जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे पुराने टाइम पे ऐसे जब लोगों को नहीं था इतना आइडिया, तो लोग भाई पुराने टाइम पे नेचुरल मेथड और जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, इसी वजह से ये यूज़ करते थे। अब इसमें क्या है? इसमें है बेटा 3 टाइप्स। क्या क्या है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल मेथड, और क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। यहाँ पे लिखना भूल गई, एमेनोरिया, AMEN, क्या है? AMENORRHOEA, ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। और ये बहुत तगड़ी तरीके है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये मेथड किस पे वर्क करता है? ये मेथड इस चीज पे वर्क करता है कि नॉलेज का यूज करके क्या करना है, अवॉइड करना है चांसेस ऑफ मीटिंग ओवम एंड स्पर्म। अब कैसे? देखो जैसे फर्स्ट पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, देखो एक फीमेल जो होती है वो 10 to 17th डे में, अब उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 26 दिन की या 29 दिन की चलती है। उसमें सबसे ज्यादा फर्टिलिटी पीरियड कौन सा होता है? 10th to 17th डे ऑफ हर पीरियड्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है बेटा? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसमें क्या होता है? फीमेल क्या होता है? फीमेल अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के सबसे ज्यादा फर्टाइल कब है? 10th to 17th डे में, 10th to 17th डे ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि इस टाइम पीरियड के बीच में मोस्ट फर्टाइल होती है। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल होते हैं बिकॉज इस टाइम पे एक फीमेल में क्या होता है, ओव्यूलेशन हो सकता है, और अगर उसी टाइम पे बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और स्पर्म पहुंच गया तो भैया फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो एक फीमेल की जो 26 या 29 दिन की जो साइकिल है, उसका जो 10th से 17th डे है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें क्या करता है, जो कपल होता है वो अवॉइड करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम लोग कॉइटस भी बोलते हैं, कॉइटस या कॉपुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे 10 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कपल होता है वो प्रिवेंट करता है कि भाई इस टाइम पे कॉइटस नहीं करना है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि फीमेल जो है फर्टाइल है ना। तो अगर फर्टाइल है, मेल के स्पर्म पहुंच गए तो कांड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा यार, प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो नहीं करना है। तो ये 10 to 17th डे को ही क्या बोला गया है, फर्टाइल पीरियड भी बोला जाता है। हो सकता है ये पूछ ले आप लोगों से, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए कि फर्टाइल डे कब है, 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है भाई। ठीक है, इस टाइम पे कपल क्या करता है, इस पीरियड में, पीरियोडिक मतलब पीरियड, एब्स्टिनेंस मतलब स्टॉप, इस पीरियड में 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कपल होता है वो प्रिवेंट करता है कॉइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी नो। ठीक है, तो क्या होता है भाई, ओवम रह जाएगा, स्पर्म आया नहीं, 1 दिन 2 दिन बाद डीजेनरेट। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने चांसेस अवॉइड किए मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात समझ आई। ये प्रिंसिपल क्या हो सकता है, प्रिंसिपल आ जाए एक ऑप्शन में कि यार इट अवॉइड्स द चांसेस, तुम लोग चांसेस अवॉइड कर सकते हो इसमें, चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म टू मीट। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, नॉलेज का यूज है। अगर आपका हस्बैंड जो है या आपकी जो वाइफ है काफी अच्छे से पढ़ी लिखी है, उसे पता है कि भाई उसे कैलकुलेट करना आता है, मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल इतने डे की है, ठीक है, और मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से मेरा 10 to 17th डे इस पीरियड में है, तो हम इस हफ्ते या इस वीक वी विल नॉट हैव सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉइटस, नहीं करेंगे हम। तो यार यूज ऑफ नॉलेज है, ये 100% एफिशिएंट नहीं है भैया ये तरीका। ठीक है, इसमें हाई चांसेस है फेलियर के। और सबसे भयंकर बात बेटा, नो प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, भयंकर। तो इसीलिए भाई इसको वही लोग करें जिनको बहुत कॉन्फिडेंस है ना, वरना तो अवॉइड ही करें अगर बच्चा नहीं चाहते हो तो। ठीक है, यही बातें मैंने यहीं पे लिखी है, द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कॉइटस मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम
10th to 17th बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। इस गैप में 10 to 17th में ओव्यूलेशन कैन बी एक्सपेक्टेड, दैट्स व्हाई, यही बताया मैंने, ठीक है। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दिस इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, ठीक है। thereby abstaining from the coitus during the period conception could be prevented, प्रिवेंट किया जा सकता है, ट्राई कर सकते हो तुम लोग तो, है ना, बाकी तो भगवान की रहम है ना। चलो आगे, अब है देखो विड्रॉल मेथड, इसको हम लोग कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कोइटस इंटरप्टस में, नाम से समझ आ रहा है कोइटस मतलब क्या होता है तुम लोगों को पता ही है। यहां पे देखो नाम समझना, देखो कोइटस इंटरप्टस को मैंने बोला हम लोग विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। तो बेटा इसमें होता क्या है, कोइटस मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोइटस इंटरप्टस मतलब कि बीच में इंटरप्ट करना। व्हेन मेल इज अबाउट टू रिलीज द सीमेन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उससे पहले ही उसे आइडिया तो हो जाता है कि भाई अब सीमेन रिलीज होने वाला है ना, तो वो क्या करता है, इतने सेंसेस में होते हैं कि वो अपने जो पीनिस है उसे बाहर को पुल आउट कर लेते हैं। इसे पुल आउट मेथड भी बोलते हैं, पुल आउट मेथड भी बोलते हैं, पुल आउट मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही इंसेमिनेशन या इजैकुलेशन होने वाली होती है मेल से, मेल एकदम से अपना जो पीनिस है वो बाहर को विड्रॉ कर लेता है, इसलिए विड्रॉल मेथड भी नाम है, ठीक है। तो विड्रॉ कर लेता है और फिर बाहर इजैकुलेशन करता है, ठीक है, ताकि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कोइटस इंटरप्टस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम कोइटस इंटरप्टस क्यों पड़ा, बिकॉज सेक्सुअल एक्टिविटी बीच में इंटरप्ट हो रही है, अड़चन आ रही है ना, तो इसीलिए कोइटस इंटरप्टस। और इसे विड्रॉल मेथड क्यों बोलते हैं, बिकॉज पीनिस विड्रॉ होता है, बाहर निकाला जाता है फ्रॉम द फीमेल ट्रैक्ट इन बिटवीन द कोइटस, इसलिए इसे विड्रॉल मेथड भी बोला जाता है। और पुल आउट मेथड हम लोग नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं। अब पढ़ ले इसके बारे में, आ जाओ। Withdrawal or coitus interruptus is the another method in which male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination, ठीक है, ताकि इंसेमिनेशन को प्रिवेंट कर सके। जैसे ही वो इजैकुलेट करने वाला होता है वो पुल आउट कर लेता है पीनिस को, ताकि भाई रिलीज ही ना हो, ठीक है, सीमेन। अब देखो, अब हम बात करेंगे लास्ट एंड बहुत बेहतरीन तरीके के बारे में, दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। अब सुनना बेटा, इन दोनों में देखो कोई हार्मोन इन्वॉल्व नहीं हुआ ना, नहीं हुआ भाई, है ना, इसमें तुम्हारी नॉलेज लगी भाई। अब लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, मान लो एक फीमेल है, वो अभी प्रेगनेंसी उसकी एक खत्म हुई है, बेबी हुआ है उसका, और वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, मतलब कि अपना मिल्क फीड करवाती है, ठीक है, जो मैमरी ग्लैंड से आता है। तो जब फीमेल अपने बेबी को जस्ट वो कर रही होती है, क्या फीड करती है मिल्क, तो क्या होता है, देखो एक और पेज ले लेते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। इसमें क्या होता है, जो भी मम्मा लैक्टेशन पीरियड क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए। लैक्टेशन क्या होता है, LACTATION, लैक्टेशन मतलब होता है अगर आप वो पीरियड जिसमें मम्मा जो है अपना ब्रेस्ट फीडिंग देती है अपने बेबी को, ताकि उसका पेट भर सके या वो हेल्दी रहे, ठीक है। तो लैक्टेशन में क्या होता है बेटा, प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन की जो सिक्रीशन है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क फॉर्मेशन के लिए फीमेल की बॉडी में। लेकिन एक बात हमेशा गांठ बांध के याद रखना बेटा, कि फीमेल की बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस हो पाता है, मिल्क प्रोड्यूस हो पाता है प्रोलैक्टिन की वजह से। लेकिन निप्पल में से दूध जो निकलता है बेटा, निप्पल में से जो मिल्क इजेक्ट होता है, ठीक है, इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है, उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बेटा वो है ऑक्सीटोसिन, ना कि प्रोलैक्टिन। बनवाता प्रोलैक्टिन है लेकिन निकलवाता ऑक्सीटोसिन है फ्रॉम द निपल्स, ठीक है। अब देखो भाई, जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जब मम्मा फीड करती है तो भाई
उस टाइम पे प्रोलैक्टिन का जो कंसंट्रेशन अमाउंट है वो मम्मा के ब्लड में ज्यादा है। तो ये जो प्रोलैक्टिन होता है बेटा, ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है। मतलब कि ये सप्रेस करता है किसको, ये सप्रेस करता है सिक्रीशन ऑफ, सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ, किस किस को करेगा सोच के देखो, जो इसको बना रहे थे FSH, LH, GnRH, ये इन तीनों को ही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है। मतलब इनकी अमाउंट, इनकी सिक्रीशन को कम करा देता है ब्लड में। और अल्टीमेटली अगर इनकी सिक्रीशन कम होती है ब्लड में तो दो काम होते हैं। कौन से दो काम होते हैं, एक तो ओव्यूलेशन प्रिवेंट होता है, ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं होता फीमेल को। एंड जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता है तब तक क्या होता है, पीरियड्स भी नहीं आएंगे, नो मेंसेस, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू, नो मेंसेस फॉर दैट पीरियड, उस समय तक। बट भाई अब देखो, अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो भाई उस टाइम तक फीमेल कितना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करे विदाउट यूजिंग एनी अदर बैरियर लाइक कॉन्डम तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि अंडा, ओवम ही रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन भाई इसकी वैलिडिटी क्या है बेटा, ये तरीका मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही देखा गया है कि ये वैलिड होता है। जब डिलीवरी हो जाती है ना बेबी की, उसके 6 महीने बाद तक ही अगर मम्मा बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है तभी तक ये मेथड जो है इफेक्टिव है। उसके बाद क्या होता है, इसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कमजोर होती जाती है, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स तक ही इफेक्टिव होता है, 6 मंथ्स तक ही इफेक्टिव है। वैसे तो बेटा ये ना 6 मंथ्स तक भी इफेक्टिव है, एनसीईआरटी में लिखा है, बट किसी किसी फीमेल का उससे पहले भी, मतलब ये मैक्सिमम है, उससे पहले भी ओवर हो जाता है वाला पीरियड। तो दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। आया समझ, आया, यही लिखा हुआ है देखो, लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, प्लस ओव्यूलेशन, दोनों ही नहीं होता। Method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। जैसी ही डिलीवरी होती है उसके बाद जब तक मम्मा ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है मैक्सिमम 6 मंथ्स, ठीक है, तब तक क्या होता है, ओव्यूलेशन प्लस मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। क्यों, वो मैंने अभी जस्ट समझाया है। जिसकी वजह से अगर अंडा ही नहीं है तो ओवम फर्टिलाइज ही नहीं होगा, है ही नहीं ओवम तो फर्टिलाइज ही नहीं होगा। स्पर्म कितना भी आ जाए फलोपियन ट्यूब को थोड़ी फर्टिलाइज कर जाएगा, है ना। तो वही है, therefore as long as mother breastfeeds the child fully chances of contraception या conception are always nil। contraception कह दिया गलती से, conception के chances almost nil है, ठीक है। बट देखो, however this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months, ठीक है, following parturition, as no medicines or devices are used in this method। side effects मैंने बोला almost nil है, लेकिन chances of failure though of this method is high। मैंने बताया क्यों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बेटा जब किस्मत खराब हो तो, और नॉलेज अगर काम ना आई तुम्हारी, तुम थोड़े लेस एफिशिएंट हुए, यहाँ नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा बैरियर मेथड की, ठीक है। बैरियर मेथड में क्या होता है भाई, बैरियर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बेसिकली फिजिकल तरीके से हम लोग प्रिवेंट करते हैं, कोई ना कोई डिवाइस लगा के, कि हम स्टॉप कर सके ठीक है, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम को प्रिवेंट कर सके। हम ट्राई करते हैं, कोई हमने फिजिकल ऑब्जेक्ट या जो भी चीज होती है डिवाइस वो लगा दिया ताकि हम लोग फिजिकली प्रिवेंट कर सके मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। तो पहला है भाई फिजिकल बैरियर मेथड। इसमें क्या क्या है देखो, फिजिकल बैरियर मेथड में क्या क्या है भाई, फिजिकल बैरियर मेथड में सबसे अच्छी चीज की बात करेंगे हम, पहले सबसे अच्छी चीज की बात करेंगे, ठीक है। फिजिकल बैरियर मेथड में सबसे अच्छी चीज की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, सो दैट इज कॉन्डम। बेटा जो कॉन्डम होता है, ठीक है, जो कॉन्डम होता है उसमें क्या होता है, एक साइड से पहले तो हम मेल कॉन्डम की बात करें, क्योंकि 2 टाइप के कॉन्डम होते हैं, एक होता है मेल कॉन्डम, एक होता है फीमेल कॉन्डम, फेमी कॉन्डम भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो जो मेल कॉन्डम होता है भाई, वो तो देखो फोटो ले आई हूं मैं, ये देखो, ये जो मेल कॉन्डम है तुम्हें दिख रहा है,
इस तरीके से है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी गिवन है मेल कॉन्डम, ठीक है, इस तरीके से गिवन है। क्या आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो इसका जो एक एंड है बेटा, ये एक एंड है, ये क्या है, क्लोज है, ये क्या है, क्लोज है, और एक एंड क्या है, खुला है। तो यहाँ पे मेल का पीनिस आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मेल का पीनिस आ गया। मेल ने मान लो क्या किया, मेल ने मान लो, और ये मान लो ये अंदर है वेजाइना के, ये मान लो ये इस तरीके से वेजाइना में है, ये वजाइना है, ठीक है, वजाइना है। तो भाई मेल ने क्या किया, सीमेन रिलीज कर दिया, मान लो ये लो सीमेन रिलीज कर दिया, बट भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉन्डम है। तो क्या हुआ, बहुत अच्छी चीज हुई कि जो सीमेन है जिसमें स्पर्म तैर रहे होंगे वो क्या है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज नहीं हुए, वो इसी के अंदर है, तो भाई प्रेगनेंसी होएगी ही नहीं, ठीक है। जबकि देखो ये क्या है, फीमेल कॉन्डम है, ये क्या है बेटा, फीमेल कॉन्डम है, जिसे हम फेमी कॉन्डम भी बोलते हैं। इसका थोड़ा सा गौर करना, इसके दो एंड्स हैं इस तरीके से, ये देखो, ठीक है, लेकिन जो एक एंड होता है ये होता है पूरा का पूरा क्लोज, और एक एंड होता है ओपन, ठीक है। ये जो क्लोज वाला पार्ट होता है ये फीमेल के सर्वाइकल पार्ट की तरफ ऐसे करके इंसर्ट किया जाता है, और एक पार्ट जो ओपन होता है, ठीक है, ये जो एक पार्ट ओपन होता है इसमें फीमेल जो मेल होता है बेटा अपना पीनिस इस तरीके से रिलीज करता है। वो जो सीमेन यहाँ पे इसमें रिलीज करेगा वो भी क्या है, अल्टीमेटली इस फेमी कॉन्डम में आ रखा है, फीमेल कॉन्डम में आया है, तो भाई अल्टीमेटली इससे भी क्या होगा, जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज नहीं हुए, वो फेमी कॉन्डम के अंदर रिलीज हुए हैं, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग रुक गई, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी नहीं है। अब एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए भाई, एक चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है, कि भाई ये जो कॉन्डम है सबसे बढ़िया, जो ये मेल कॉन्डम है, एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में निरोध का एग्जाम्पल गिवन है, निरोध का एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, इस निरोध के बारे में ये बोला है जो कॉन्डम है ये किसका बना हुआ है, थिन प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है, प्लास्टिक नहीं, थिन लेटेक्स लिखो, थिन लेटेक्स का बना होता है, ठीक है, थिन लेटेक्स का बना होता है। क्या है ये, थिन लेटेक्स का है। दूसरा भाई ये क्या है, सेल्फ फिटेड है, सेल्फ फिटेड है, किसी डॉक्टर वॉक्टर की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से कपल्स को बहुत ज्यादा प्रिवेसी मिलती है, ठीक है। और क्या है भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है, सेफ करके रखता है, सेफ करके रखता है, ठीक है। क्योंकि भाई दोनों जो मेल है और जो फीमेल है, तुमने देखा अभी मेल कॉन्डम में मैंने बना के दिखाया था, जो सीमेन है वो उसी के अंदर रिलीज हुआ है, तो अगर जो भी उसमें अगर मान लो उसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भाई वो तो एक्चुअल में दोनों के फ्लूइड आपस में लगे ही नहीं, इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, तो फैलेगा भी नहीं एसटीडी, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया चीज है फिजिकल में, जो मेल कॉन्डम है किसका है, थिन लेटेक्स शीट का बना हुआ है, थिन लेटेक्स शीट का बना हुआ है, सेल्फ फिटेड है, एसटीडी है, एसटीडी से सेव करता है, और क्या है, नॉट रीयूजेबल, ऐसा नहीं कि धो धो के वापस से यूज करोगे कंजूसी, बिल्कुल नो, नॉट रीयूजेबल, वंस यूज देन थ्रो इट देन न्यू, ठीक है। सो ये हो गया मेल कॉन्डम्स के बारे में। देखो भाई फीमेल कॉन्डम्स भी अच्छा है भाई, ये भी वन टाइम यूज है, इसका भी वन टाइम यूज है बेटा, एक टाइम यूज करो देन थ्रो करो, सेल्फ फिटेड है, सेल्फ फिटेड है, किसका बना होता है ये भी रबर टाइप मटेरियल नॉर्मल, ठीक है। लेकिन द थिंग इज ये ज्यादा एसटीडी से प्रोटेक्शन करता है, इसके चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। अब ये तो हो गई कॉन्डम्स की बात। इसके अलावा एक फिजिकल बैरियर के अंदर एक स्पेशल वैरायटी आती है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स और डायाफ्राम, DIAPHRAGM। ये भी क्या है, फिजिकल बैरियर मेथड है, किसके लिए, फीमेल की बॉडी में यूज किया जाता है, इनको फीमेल के लिए है ये। लेकिन 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 भाई ये ना एसटीडी से नो प्रोटेक्शन बेटा, नो प्रोटेक्शन, ये एसटीडी से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कराते। ये भी सर्वाइकल कह रही हूँ, ये भी फिजिकल बैरियर मेथड है, लेकिन ये फीमेल्स के लिए ठीक है जी, लेकिन भाई एसटीडी से आपको नहीं बचाएंगे ये, ठीक है, एसटीडी से नहीं प्रोटेक्ट करते। उसके अलावा ये क्या है, सेल्फ फिटेड है,
सेल्फ फिट कर सकते हो इन्हें, मतलब सेल्फ फिटेड तो छोड़ो, मेन है ये रीयूजेबल है, ये रीयूजेबल है, ठीक है, ये रीयूजेबल है और ये अकेले वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट वर्क क्या करते हैं, कुछ क्रीम्स के साथ अच्छे से ज्यादा वर्क करते हैं। जैसे कि एक क्रीम होती है स्पर्मिसाइडल क्रीम। अगर इन डिवाइसेस को, इन चीजों को, ये वाले फिजिकल बैरियर्स को, ठीक है, आप लोग स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ यूज करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव चांसेस, आपको ज्यादा इफेक्टिव ये इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि कम चांसेस हैं प्रेगनेंसी के। क्यों? स्पर्मिसाइडल, साइडल मतलब होता है डेथ, तो इस स्पर्मिसाइडल क्रीम ऐसी क्रीम है जो स्पर्म की डेथ कॉज करवा देती है। तो भाई इनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, फोम, जेलीज, ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है, स्पर्मिसाइडल क्रीम, फोम, जेलीज ऐसी चीजें जो कि अगर यूज किया जाए इनके साथ सर्वाइकल कैप, वॉल्स, डायफ्राम, तो हाई चांसेस होते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। क्लियर? तो यहां आप लोगों का हो गया है फिजिकल बैरियर मेथड जी, ठीक है, फिजिकल बैरियर मेथड आप लोगों का निपट चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस की तरफ। देखो भाई, अभी मैंने जस्ट बोला इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस जो है आप लोगों के, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस जो है आपके बैरियर मेथड के बाद फिजिकल हो गया, आईयूडीज जो है, ठीक है, ये क्या है, 3 तरीके के हैं। ये कैसे 3 तरीके के हैं? ये शायद मैंने वहां पे भी बना दिया था ना, वहां पे बना दिया था, हाँ यहां पे भी बना दिया था, ठीक है, चलो आ जाओ, कहां गए हम, ये रहे, ठीक है। देखो भाई, जो इंट्रायूट्रीन, ये हो गया फिजिकल बैरियर की बात तो हो गई। अब है, नाम से क्या समझ आ रहा है, इंट्रा मतलब विद इन, यूट्रीन मतलब यूट्रस, ठीक है, डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो विद इन द यूट्रस फिट किए जाए बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, ठीक है, ऐसे डिवाइसेस जो विद इन द यूट्रस फिट किए जाएं दैट इज कॉल्ड एज इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। देखो ये एक ओवरी, फिम्ब्रे, ठीक है, ये इनफंडिबुलम, ये इस तरीके से, ठीक है, फिर यहां का भी बना लो ऐसे ही, ये देखो, ठीक है, फिर ये देखो ऐसे कर लो, ये अब देखो इसके थ्रू मैं क्या समझाना चाह रही हूं, ये तुम लोगों का यूट्रस है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। यूट्रस में जब कोई डिवाइस है, अगर मैं दिखाऊं कॉपर टी, ये देखो इस तरीके से कॉपर टी फिट हो जाती है, दिख रहा है, देखो एक बार। तो भाई वो डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट आर फिटेड विद इन द यूट्रस, फिटेड विद इन द यूट्रस बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, ठीक है। अब यही चीज हम यहां पढ़ेंगे कि इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस कितने टाइप के हैं भाई, मेनली 3 टाइप के। एक है नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्रीन डिवाइस, मतलब कि उससे कुछ ऐसा हार्मोन वगैरह कुछ भी रिलीज नहीं होता, कोई मेडिसिन वगैरह जिसकी वजह से प्रिवेंट कर सके प्रेगनेंसी। तो एक है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, ये एस शेप के होते हैं, लिपीज लूप। फिर होते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग से क्या समझ आ रहा है, यही समझ आ रहा होगा ना कि कॉपर के आयन रिलीज कर रहे हैं, तो यही है, ठीक है। फिर तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, मतलब कि हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, जिसको हम लोग मेडिकेटेड आईयूडीज भी बोल देते हैं, ठीक है। अब एक एक करके सबका पढ़ेंगे। देखो भाई रिलीज, अब सबके नाम देखो, नॉन मेडिकेटेड है, दवाई ववाई से नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, लिपीज लूप, एग्जाम्पल है लिपीज लूप, ठीक है। फिर मेरी बात सुनो, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में क्या, कॉपर रिलीज कर रहे तो इनके आगे नाम है कॉपर। अब देखो ये कॉपर रिलीज करके क्या करते हैं, स्पर्म की हत्या करते हैं, तो क्या क्या होगा, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टी लोड 375, धक 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 सबको किल कर दिया, ठीक है। तो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, तो भाई हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज मतलब कि इनको अगर मैं इंसर्ट करवा दूंगी बेटा यूट्रस के अंदर, तो पता है क्या करेंगे, ये हार्मोन रिलीज करेंगे वहां पे, जिसकी वजह से ये अलग अलग तरीकों से प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं, प्रिवेंट करवाते हैं।
अब हम आगे पढ़ेंगे इनका प्रिंसिपल कि ये कैसे करवाते हैं। अच्छा, इसका नाम याद करना जरूरी है बेटा। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है दो, आपकी बुक में लिखे LNG-20 एंड प्रोजेस्ट एसर्ट। क्या है LNG-20 प्रोजेस्ट एसर्ट? अब मेरे साथ याद करो, यहाँ पे कौन था? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जो कि कौन है? लिपीज लूप। मेरे पीछे कौन है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर 7 कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375। ठीक है, फिर कौन है? मेडिकेटेड या हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जैसे कि LNG-20। ठीक है, और क्या है? प्रोजेस्ट एसर्ट। ठीक है, हो गया तुम लोगों को याद? यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है, पिछले 4 जब से CUET बना है यहां से क्वेश्चन आ रहा है। वो भी पता है कि इसमें मैच द फॉलोइंग में, और ये अगर एग्जाम्पल याद नहीं है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गए तुम्हारे 5 नंबर। तो नहीं करना है, इसलिए एग्जाम्पल्स तुम्हें याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो भाई एक एक करके सबकी चीजें समझाऊंगी। पहले कॉपर टी कॉपर 7 की बात कर लेते हैं। देखो, कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375 क्या है बेटा? जो भी बेसिकली कॉपर से रिलेटेड जो भी आप कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जितनी भी तुम लोग कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस है, ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं कॉपर आयंस। ये इन्होंने क्या रिलीज कर दिए? कॉपर आयंस। क्या रिलीज किए बेटा? कॉपर आयंस। अब कॉपर आयंस क्या करते हैं पता है? बहुत भयंकर है, ये टॉक्सिक होते हैं स्पर्म्स के लिए। ये टॉक्सिक है स्पर्म्स के लिए। ठीक है, ये देखो ये आ गया, ये टॉक्सिक है भाई स्पर्म्स के लिए। ये टॉक्सिक है स्पर्म्स के लिए। तो अगर ये टॉक्सिक है तो कॉपर आयंस जैसे ही इनको दिखा तो ये टॉक्सिसिटी बढ़ा देंगे स्पर्म्स में। अब स्पर्म की एक्टिविटी धीरे धीरे ऐसे कम हो जाएगी। तो जब स्पर्म की मोबिलिटी कम हो जाती है तो बहुत सारी जो यूट्रीन सिक्रीशंस है बेटा, यूट्रीन सिक्रीशन है, ये क्या करती है बेटा? यूट्रीन सिक्रीशन इनके ऊपर गिरी, जिसकी वजह से उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना ऊपर की, वो और ज्यादा क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जिसकी वजह से अगर कोई गलती से सरवाइव कर भी गया, उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बहुत ही भयंकर तरीके से लो हो जाती है। तो ये क्या करते हैं? कॉपर आयंस आगे मैंने लिख रखा है, एक तो ये डिक्रीज कर देते हैं मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, दूसरा डिक्रीज कर देते हैं फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। खत्म। तो अल्टीमेटली प्रिवेंट कर रहे हैं प्रेगनेंसी। ये हो गए कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, ये हो गए कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, ये देखो कॉपर रिलीजिंग का मैंने तुम्हें पहले ऑलरेडी बता दिया। अब सुन लो पहले हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग जैसे कि LNG-20 हो गया या प्रोजेस्ट एसर्ट हो गया, ये करते हैं रिलीज करवाते हैं हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। तो भाई जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये दो काम करता है। एक तो भाई ये आपके सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है। तो सोचो अगर सर्वाइकल में, सर्विक्स में जो म्यूकस है वो थिक हो जाएगा तो स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये सर्विक्स का जो म्यूकस है एक तो वो थिक कर देता है, और ये यूट्रस को हॉस्टाइल बना देता है। मतलब ये जो लाइनिंग है ना यूट्रस की इनर लाइनिंग, उसको थिन कर देता है। तो अगर पतली लाइनिंग हो जाए एंडोमेट्रियम की तो अनस्यूटेबल कंडीशन है ना फॉर इम्प्लांटेशन। भाई पतली लाइनिंग में इम्प्लांटेशन कैसे होगी? नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो, और वहां अंदर क्या करेगा? अंदर क्या करेगा? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिन कर देगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ? यूट्रस क्या हो गया? हॉस्टाइल। ठीक है, अनस्यूटेबल है फॉर क्या? इम्प्लांटेशन, और सर्वाइकल म्यूकस भी थिक हो गया तो एंट्री नहीं हो पा रही। तो अल्टीमेटली ये प्रिवेंट करेगा भाई प्रेगनेंसी। गुड है ये। ठीक है, अब लिपीज लूप को जान लेते हैं। बेटा लिपीज लूप यूजुअली प्लास्टिक का होता है, एस शेप का होता है, जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। अब ये इतना चालू है लिपीज लूप 1 नंबर का, ये अंदर गया। ठीक है, अब ये एक्ट करता है फॉरेन बॉडी। और तुम्हें पता है हमारी बॉडी जहां भी देखते हैं ना, अरे फॉरेन बॉडी, तो बहुत सारे WBC या फिर आप कह सकते हो इम्यून सेल्स, या वहां पे ऐसी सिक्रीशंस आती हैं जो कि क्या करें? उस फॉरेन सेल को खा सके। अब क्या है, या ये वहां पे एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करवा देता है, बिकॉज जब वहां पे काफी सारे ऐसे सेल्स आते हैं ना, फेगोसाइटिक सेल्स, तो बॉडी में वहां पे इन्फ्लामेशन, हल्की स्वेलन कॉज करता है। तो इसने 2 काम किए, स्वेलन कॉज कर दिया इंडोमेट्रियम में, बेसिकली अनस्यूटेबल कर दिया है यूट्रस का माहौल फॉर द इम्प्लांटेशन। दूसरा, इसने फेगोसाइटिक सेल्स को वहां बुला रखा है। अब जैसे ही स्पर्म आएंगे, फेगोसाइटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो एनगल्फ कर ले किसी दूसरे सेल को और डाइजेस्ट कर ले। एनगल्फ मतलब गटक जाए और डाइजेस्ट कर ले। तो भाई वो फेगोसाइटिक सेल्स क्या है? बैठे हुए हैं। स्पर्म आया भाई, ले खा गए, डाइजेस्ट कर गए। तो ये क्या कर देते हैं? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करवा देता है, और यूट्रस जो है उसे
अनसूटेबल बना देता है फॉर द इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है। अल्टीमेटली मैं बोलूंगी ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं बेटा, प्रिवेंट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। ठीक है, ठीक है, यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फोकस होना चाहिए, अभी नोट्स बनाने पे नहीं होना चाहिए फोकस, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हो, अगर नोट्स बना रहे हो मत बनाओ, फोकस होना चाहिए बेटा, अच्छे से पढ़ो। यहाँ क्लास में सब कुछ, यहाँ क्लास में एक फोकस बना लो, यहाँ याद करके जाएंगे। रिवाइज करो, वीडियो पॉज करो, हर टॉपिक के बाद समझ आया आया, समझ आया आया। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाए ना, समझ आ रहा है आगे, चैप्टर खत्म होने के बाद अपने आप को आधे घंटे का रेस्ट दो, फिर पूरा चैप्टर जो मैंने फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी, ये चैप्टर इतने इतने पार्ट्स में डिवाइड है, उस पेज को खोल के बैठो। पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तुम देखो, तुम अपने आप को वो सारे पॉइंट्स रिकॉल करके समझा पा रहे हो, क्या तुम्हें याद हुआ? अगर ऐसा है, उस पीडीएफ को गो थ्रू करो, अपने आप को समझाओ, और उसके बाद क्या करोगे, रिटन प्रैक्टिस करो, और फिर पीवाईक्यू। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कर लिया, फिजिकल बैरियर कर लिया, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस कर लिए, तीनों टाइप के। अब देखो इम्प्लांट्स के बारे में। इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स, जो इंजेक्शंस हैं आपके, वो अंडर द स्किन वो रखवाए जाते हैं। ठीक है, इंजेक्शंस में तो क्या होता है, इंजेक्टेबल्स इंजेक्ट कर लिए जाते हैं मसल वगैरह में, ब्लड में रिलीज करवा देते हैं, और जो इम्प्लांट्स है वो अंडर द स्किन क्या होते हैं, इंसर्ट करवाए जाते हैं, या फिर ये इंजेक्टेबल्स भी अंडर द स्किन होते हैं। अब इनका काम क्या है, इनका काम वही है जो पिल्स करवाएंगी, आगे पढ़ाऊंगी, एक ही काम है इनका, पिल्स वाला। लेकिन एक चीज याद रखना, पिल्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जल्दी काम करती है, ये टाइम लंबा लेंगे, लॉन्ग पीरियड लेंगे, लेकिन क्या होगा, इनका इफ वर्क जो है सिमिलर होगा पिल्स से, प्रेगनेंसी अवॉइड कराएगा, लेकिन ये लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं। ये लॉन्गर पीरियड के लिए 1 साल 2 साल, ऐसे इंजेक्टेबल्स अगर एक बार लगवा लिए, वो 1 साल 2 साल आपको आराम से सेम काम करेंगे। ऐसा नहीं है बार बार आपको कुछ खाना पड़ेगा, नहीं। तो ये अभी बताऊंगी आगे जब पिल्स पढ़ाऊंगी, ये सेम पिल्स की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, ये सेम पिल्स की तरह ही काम करेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी अवॉइड कराएंगे, लेकिन खास बात क्या है, खास बात ये है भाई कि ये क्या है, अंडर द स्किन है, और इनका जो इफेक्टिव पीरियड है वो लॉन्गर है, लॉन्गर पीरियड के लिए। ठीक है, और एक सबसे खास बात इम्प्लांट्स के लिए, इम्प्लांट्स जो आपके अंडर द स्किन लगवाए गए हैं बेटा, वो या तो उसमें प्रोजेस्टोजन होगा एक टाइम पे, और अगर प्रोजेस्टोजन वाला नहीं है तो ईस्ट्रोजन होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये बात याद रखना, इम्प्लांट जो है उसमें या तो वो प्रोजेस्टोजन वाला होगा, अगर वो नहीं है तो ईस्ट्रोजन वाला होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अलोन अलोन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इंजेक्टेबल मैंने बता दिया, या तो ब्लड में डायरेक्टली रिलीज करेंगे या फिर अंडर द स्किन, इनका इफेक्ट भी लॉन्गर पीरियड होता है। ठीक है, हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, बैरियर मेथड हो गया, अब हम पढ़ेंगे, ये देखो, ये मैं लाई हूं, ये मैं लाई हूं, ये कौन है बेटा, कॉपर टी है। ये क्या है बेटा, ये इम्प्लांट्स हैं अंडर द स्किन जो हम लगवाते हैं। समझ आई मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक सारी क्लास में आया समझ? तो मेरे को कमेंट करके बताना मैम यस हमें आया समझ। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है जब तुम मेरे को बताते हो कि आया समझ। अब हम बात करेंगे बेटा केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में क्या होता है, आप प्रिवेंट करवाते हो प्रेगनेंसी, प्रिवेंट कराते हो प्रेगनेंसी बाय hormonal imbalance in the body, hormonal imbalance in the body। ठीक है, अब इसमें आप यूज करते हो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करके एक लाइन गिवन है, वहां पे आपने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, मतलब इनटेक करते हो पिल्स का। तो ये जो पिल्स है भाई, ये ना, ये जो पिल्स हैं अलग अलग टाइप की हैं, बताती हूँ। एक पिल्स तो ऐसी है बेटा, एक पिल्स ऐसी होती है जो क्या है, कंबाइंड ओरल पिल्स। ठीक है, फिर होती है प्रोजेस्ट्रॉन ओरल पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, फिर एक है आपकी सहेली। ठीक है, अब मेरी बहुत गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पिल्स में क्या होता है, जैसे कंबाइंड ओरल पिल्स है, ये एक पिल है, गोली है, इसमें 2 हॉर्मोन्स की वो है, कॉम्बिनेशन है, एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्ट्रॉन।
अब आप कहोगे मैम ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में? जो ईस्ट्रोजन है वो क्या करता है बेटा, ये प्रिवेंट करेगा ओव्यूलेशन को, ये तो प्रिवेंट कर देगा ओव्यूलेशन को भाई, ओव्यूलेशन को, ठीक है। और जो प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन का काम तुम्हें पता है, ठीक है, क्या है बेटा? पहले तो ये क्या करता है, जैसे प्रोजेस्ट्रोजन कह रही हूँ, प्रोजेस्टेसर्ट में देखा था क्या करता है, दो काम, वही दो काम प्रोजेस्ट्रॉन असलियत में करता है। एक तो भाई ये सर्वाइकल म्यूकस को बेटा इतना थिक कर देता है, थिक कर देता है कि स्पर्म एंट्री ना कर पाए, और अगर मान लो एंट्री हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अवॉइड, मतलब ऐसी कंडीशन बनाता है यूट्रस में कि इम्प्लांटेशन ही ना हो। तो ये क्या बना कर देता है, अनस्यूटेबल कंडीशन कर देता है, अनस्यूटेबल कंडीशन हो जाती है फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, अनस्यूटेबल कंडीशन हो जाती है बेटा इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। और वो अनस्यूटेबल जो कंडीशन इम्प्लांटेशन में होती है वो कैसे होती है, अभी बताया मैंने, थिन कर देता है बेटा एंडोमीट्रियम को। तो अगर मीट्रियम को, तो अगर थिन हो गई है आपकी एंडोमीट्रियम, तो फर्टिलाइज एग इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा, तो भी प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो दो चीजें करता है, देखो अगर ये चीज अभी हुई नहीं है, ईस्ट्रोजन बॉडी में क्या करता है, ओव्यूलेशन प्रिवेंट करता है। मान लो कि ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो प्रोजेस्ट्रोजन दो काम करता है एकदम से, जल्दी से, एक साथ, ये तो हो ही रहा होता है, बट मान लो अगर ओव्यूलेशन हो गया, आप क्या कर सकते हैं, तो प्रोजेस्ट्रोजन क्या करेगा, दो काम, एक तो सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा कि स्पर्म की एंट्री ना हो, है ना, तो और मान लो अगर स्पर्म की एंट्री भी हो चुकी तो दूसरी चीज भी रेडी है, क्या है, एंडोमीट्रियम को थिन कर दिया, ठीक है, एंडोमीट्रियम को पतला कर दिया ताकि फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट ही ना हो पाए। तो अनस्यूटेबल कंडीशन बना दी यूट्रस में, तो यूट्रस को कह दिया हॉस्टाइल कर दिया इसने, ठीक है, हो गया। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स में, इन वाली गोलियों में केवल प्रोजेस्ट्रॉन ही होता है, केवल प्रोजेस्ट्रॉन होता है, और प्रोजेस्ट्रॉन का काम तुम ऑलरेडी देख चुके हो। अब हम बात करेंगे अपने गजब सहेली की। बेटा सहेली से क्वेश्चन आता है, पहली इसकी खास बात क्या है, पहली इसकी खास बात क्या है भाई, ये है नॉन स्टेरॉइडल ड्रग, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग या मेडिसिन कह लो, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है, इसका मतलब इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन तुम्हें पता है ना, ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन है, तो इसमें ईस्ट्रोजन भी नहीं है, प्रोजेस्ट्रॉन भी नहीं है, तो ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल क्या है, ड्रग है, ये मेडिसिन है। अब फिर इसमें क्या है मैम, क्या है मैम जरा बताना बेटा। एक इसमें ना स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं सेंट क्रोमन, सेंट क्रोमन होता है, ये ईस्ट्रोजन के खिलाफ काम करता है, एंटी ईस्ट्रोजन इसकी प्रॉपर्टी है। कैसे, ये सेंट क्रोमन जाता है, दौड़ता है, ये यूट्रस में ईस्ट्रोजन के लिए जो रिसेप्टर है उन्हें तोड़ देता है। अगर ईस्ट्रोजन से रिसेप्टर तोड़ देगा तो तुम लोग, अगर तुम में से कोई ह्यूमन रिप्रोडक्शन लगाने के बाद एक क्लास लगा रहा है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि भाई अगर ये सेंट क्रोमन एंटी ईस्ट्रोजन है, ये गया दौड़ते हुए यूट्रस में, ये क्या करता है यूट्रस में, ये देखो ये क्या करता है इस यूट्रस में, मान लो ये जो रिसेप्टर थे इस तरीके से ईस्ट्रोजन के, ये इनको तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर ये डिस्ट्रॉय कर देगा तो अल्टीमेटली इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सहेली जो है बेटा काम करती है, सहेली क्या करती है आपकी, काम करती है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन आज मैंने बैच में भी बच्चों को कराया था और उससे रिलेटेड बातें बताई थी, क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो यार ये क्या है ना, देखो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक प्री कॉइटल मेडिसिन है, मतलब कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाले हो विदाउट प्रोटेक्शन तो ये उससे पहले ले जाती है, ये पोस्ट कॉइटल नहीं ले जाती, मतलब कॉइटस के बाद नहीं, प्री कॉइटल में ली जाती है, प्री कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये, मतलब कि सेप्टिव, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले ली जाती है ये, प्री याद रखना, पोस्ट नहीं है ये, ठीक है। ये हो गया। अब इससे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि भाई कहां बनी थी, कहां बनी थी बेटा, ये CDRI, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में बनी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहां है, लखनऊ में है, लखनऊ में है। और अनदर इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि ये जो आपकी सहेली है ये वंस अ वीक पिल है, इसे रेगुलर नहीं लेना पड़ता। ये क्या है? वंस अ वीक पिल है, एक हफ्ते में एक ही ले सकते हो बिफोर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, क्लियर है। अब इनसे रिलेटेड बात ये है, ये वाली मेडिसिन कैसे लेनी होती है, सीओसी और पीओपी, ये आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन में दिया है। 21 डेज के लिए रेगुलर लेना है जी, आर मतलब रेगुलर लेना है। ठीक है, और शुरू कब करनी है ये मेडिसिन? जब फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंसेस है। 21 डेज में रेगुलर लेना है और शुरू कब करनी है? फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंसेस में, 21 दिन तक लगातार लेनी होती है, 21 दिन तक लगातार लेनी होती है ये वाली पिल्स, नॉट सहेली। ये वाली पिल्स जो है 21 दिन तक लगातार लेनी है। और जीतू भैया बोलते ना 21 दिन काफी होते हैं कोई भी हैबिट को छुड़ाने में या लगाने में। ये उसी 21 दिन की बात हो रही है भाई। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो यार, जीतू भैया तो कहाँ ही उनकी बातें तो कहाँ ही भूलोगे ना तुम लोग, डायलॉग वगैरह उसी से याद कर लेना। ठीक है, तो सीओपी और पीओपी भैया 21 दिन शुरू कब करनी है? फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंसेस, जब लड़कियों को पीरियड्स होते हैं फर्स्ट 5 डेज उसमें स्टार्ट करना है। ठीक है, कितने दिन कंटिन्यू करनी है रेगुलर? 21 दिन, 21 डेज रेगुलर। फिर होना चाहिए बेटा गैप ऑफ 7 डेज। ठीक है, फिर 7 दिन के गैप के बाद, ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ड्यूरिंग मेंसेस, ये फिर से स्टार्ट करनी है। ठीक है, रेगुलर पैटर्न में। क्या हुआ, क्या देखा आप लोगों ने? फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंसेस में आपने स्टार्ट किया 21 दिन रेगुलर, फिर 7 दिन बाद के फिर से 7 दिन का गैप लेना और फिर से शुरू करनी है रेगुलर पैटर्न में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों? आ गया तुम लोगों को समझ? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है तुम्हारा सर्जिकल मेथड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हम आगे की तरफ बढ़ रहे, चैप्टर खत्म होने वाला है। अगर आप यहां तक टिके हो तो हैट्स ऑफ आपकी डेडिकेशन के लिए। ठीक है, चलो सर्जिकल मेथड को अभी मैंने बताया भैया स्टेरिलाइजेशन मेथड है, दोनों के लिए है बेटा, ये मेल के लिए भी है और ये फीमेल के लिए भी है। ठीक है, नाम क्या है? अगर मेल में हो रहा है सर्जिकल तो नाम होता है वेसेक्टॉमी। तो क्या है? वेसेक्टॉमी। ठीक है, अगर फीमेल में हो रहा है क्या नाम है? ट्यूबेक्टॉमी। क्या नाम है? ट्यूबेक्टॉमी। होता क्या है देखो, कितने अच्छे से डायग्राम बनाए। देखो भाई, ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, जो फीमेल की जो फलोपियन ट्यूब है बेटा, ये देखो फलोपियन ट्यूब जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं, इसे काटा और टाई कर दिया, कट एंड टाइड। अब क्या हुआ, जो ओवम यहाँ पे निकला है वो ये रहा। ठीक है, ये देखो स्पर्म यहाँ तक पहुंचा, बट आगे रास्ता क्या था? बंद था। तो फिजिकल मीटिंग कह रही हूँ, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग तो रुक गया सर्जिकली मेथड की वजह से। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा? ओव्यूलेशन नहीं, ओव्यूलेशन कह रही हूँ, मीटिंग नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया आप लोगों का? ट्यूबेक्टॉमी हो गया। बट बेटू वेसेक्टॉमिक में क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, वास्ट डिफरेंस को कट एंड टाई किया गया है। किसको? वास्ट डिफरेंस को कट एंड टाइड किया है। इसमें क्या किया था? फलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई करते हैं, याद रखना, फलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर देती हूँ थोड़ा, ये लो। ठीक है, इसमें क्या किया तुम देखो, ये निकला वास्ट डिफरेंस, निकला यहां पे डॉक्टर ने कट लगा दिया, यहाँ पे क्या किया डॉक्टर ने? कट लगा दिया और टाई कर दिया। अब यहां से जो स्पर्म निकल रहे हैं, अरे अंदर यहाँ तो रास्ता वो है भैया, ब्लॉक है, क्या करें, वापस चले जाते हैं। अब ये स्पर्म जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना एपिडिडाइमिस में, ये यहीं पे रह के डाई कर जाते हैं, डेथ हो जाती है इन स्पर्म की एपिडिडाइमिस में ही, एपिडिडाइमिस में ही। ये चीज दिख रही है आपको, ये सोलन स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से, ये क्या है? एपिडिडाइमिस है। तो एपिडिडाइमिस में ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये वास्ट डिफरेंस क्या है? कट एंड टाइड। सो दिस इज कॉल्ड वेसेक्टॉमी। ठीक है, प्रिवेंट हो गया मस्त तरीके से। अब मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, ऐसा लोगों को लगता है कि अगर वेसेक्टॉमी करा ली तो मेल की मर्दांगी, सेक्सुअलिटी और इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है, मर्दांगी कम हो जाती है, मैस्क्यूलिनिटी, ठीक है, कम हो जाती है। या फिर क्या होता है, उन्हें लगता है कि ये जो मेल है अब तो ये नामर्द है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई वो तो प्रोड्यूस कर पा रहा है, स्पर्म निकलने नहीं दे रहे, बट सीमेन भी नहीं। अब जो सिक्रीशन निकलेगी उसमें सिर्फ क्या है? फ्लूइड है, किसका? एसेसरी ग्लैंड्स का।
ठीक है, तो पहली बात, मेल की मैस्कुलिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नो फर्क किस पे, मैस्कुलिनिटी पे, प्लस किस पे फर्क नहीं पड़ता है, प्लस किस पे फर्क नहीं पड़ता बेटा, सेक्सुअल डिजायर। ऐसा लोगों को लगता है कि भाई अंदर की जो वो है ना सेक्सुअल फीलिंग है वो कम हो जाती होगी, ऐसा नहीं होता है बेटा। वो अनलेस और अनटिल, वो एक अलग बात है कि अगर उस बंदे को या उस आदमी को इतनी खबर नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, उसके मन में स्टिग्मा बैठा हुआ है, तो वो साइकोलॉजिकल वे में सोच के हो सकता है अपना डिजायर कम कर ले, ठीक है। बट अगर डॉक्टर ये कर रहा है तो एक्चुअल में अगर देखा जाए इस मेथड की वजह से मैस्कुलिनिटी और सेक्सुअल ड्राइव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें रिस्पॉन्सिबल करती है टेस्टोस्टेरॉन पे, एंड टेस्टोस्टेरॉन आपके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है, ठीक है, तो उसमें नहीं होता। ऐसे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि एक फीमेल जिसकी क्या हो चुकी है, ट्यूबेक्टोमी हो चुकी है, उसको पीरियड्स नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नो, ठीक है। पीरियड्स तो होएंगे, क्यों, पीरियड्स तो होएंगे, क्यों भाई, ओवम रिलीज हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये जो लाइनिंग वगैरह है ये भी थिक हो रही है, बस मीटिंग ही तो नहीं हो रही, ये तो एक दिन बाद डीजनरेट हो जाएगा, 1 डे बाद डीजनरेट हो जाएगा, तो ये लाइनिंग टूटेगी ना बेटा, ये लाइनिंग टूटेगी, और जब टूटेगी म्यूकस एंड ब्लड की फॉर्म में बाहर आएगी, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। बस फिजिकल मीटिंग रोकी है, अंडा तो बाहर निकलेगा, ओवम तो रिलीज होगा, है ना, एंड वही होता है भाई, ये डीजनरेट हो जाता है, ये लाइनिंग टूट जाती है, म्यूकस के फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में बाहर आएगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे। तो फीमेल को पीरियड्स होते हैं। एक जो दुखद चीज है इसमें सर्जिकल मेथड में, ठीक है, सर्जिकल मेथड में दुखद समाचार ये है बेटा, ये जो सर्जिकल मेथड है ये पुअर रिवर्सिबिलिटी है, इसकी पुअर रिवर्सिबिलिटी है, कि मान लो भगवान ना करे यार, किसी का एक ही बच्चा था, उन्होंने पूरा पैसा लगा दिया उस पर, ये अच्छा है करे, अपनी लाइफ में बढ़िया करे, लेकिन क्या हुआ, मान लो बच्चा मर गया या फिर कुछ भी हो गया, XYZ रीजन, अब क्या है, वो पेरेंट अब चाहते हैं वापस से बच्चा हो, तो ये जरूरी नहीं है कि ये चीज अब रिवर्सिबल हो जाए, पुअर रिवर्सिबिलिटी, या फिर अगर रिवर्सिबल हो भी जाए तो इफेक्टिव कितना है उसके बाद ये कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, ठीक है। ये इसकी इसलिए कहा जाता है कि पुअर रिवर्सिबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा विड्रॉ है, ठीक है, ड्रॉबैक है इसका। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगी, स्टेरिलाइजेशन जो मेथड है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर से नहीं कराते हैं, तो इसमें क्या है, चांसेस भी हैं, अगर आप ढंग के डॉक्टर से अच्छी जगह से नहीं करा रहे हो तो क्या है बेटा, ये कॉम्प्लिकेशंस लीड कर सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस लीड कर सकता है, और क्या कर सकता है, प्लस इन्फेक्शंस कर सकता है। तो भाई ढंग से पैसा लगा रहे हो तो प्रोफेशनल डॉक्टर से करवाना प्लीज कल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया, आ जाइए जरा, आ जाओ प्यारे बच्चों, आओ, ये देखो भाई, हम मेजॉरिटी 75% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने कर लिया अब कंट्रासेप्टिव मेथड इन डिटेल बढ़िया तरीके से। अब हम देखेंगे, बच्चा मान लो कुछ भी हुआ, अब मेरे को प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, क्या करूं बेटा। रेप केसेस आप लोगों को पता है, इंडिया बहुत रेप होते हैं, ऐसे में अगर एक लड़की का रेप हुआ है मान लो, ठीक है यार, वो अगर प्रेग्नेंट हो गई, क्या वो उस बच्चे को रखना चाहेगी? ऑब्वियसली नॉट भाई, नहीं रखेगी। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं चलता प्रेग्नेंट हो गए, लैक ऑफ अवेयरनेस, ऑब्वियसली अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट, या फिर रेप केसेस, या फिर फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्डम फट जाए, ठीक है, इन सब की वजह से अगर प्रेगनेंसी होती है तो आप एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में आप अपनी इच्छा के अनुसार वॉलंटरीली, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार आप क्या कर सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो या स्टॉप कर सकते हो उस प्रेगनेंसी को बिफोर 9 मंथ्स, बिफोर वो फुल टर्म हो, प्रेगनेंसी की पूरी होने से पहले अगर आप उसे अबॉर्ट करा दो, बंद कर दो, उस प्रेगनेंसी को रोक दो, उसे कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे हम लोग इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। इंड्यूस क्यों? प्रमोट कर रहे हो, तुम प्रमोट करवा रहे हो, तुम करवा रहे हो ना, अपने होशो हवास में
होशो हवास में, तो भाई वो इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी जो है उसी को हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे ये भी बोलते हैं कि ये क्या है, वॉलेंट्री एबॉर्शन है, ठीक है, बिफोर इट गेट इट्स फुल टर्म कंप्लीशन। फुल टर्म कंप्लीशन होने से पहले ही अगर आप स्टॉप करवा दो प्रेगनेंसी को, स्टॉपेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, वॉलेंट्रीली बिफोर इट्स फुल टर्म कंप्लीशन इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उर्फ एबॉर्शन, ठीक है। अब सुनो, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 1971 में आप लोगों का लीगलाइज हो गया था एमटीपी, ठीक है। क्यों? बिकॉज इंडिया में ना जैसे पता चलता था लड़की है मार दिया, माँ भी मार दी बेटी भी मार दी, ठीक है, तो फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा था। तो उस चीज को कंट्रोल में लाने के लिए या उस चीज पर ध्यान देने के लिए एमटीपी को लीगलाइज किया गया था, ठीक है। जो फीमेल फीटिसाइड है, ठीक है, इसका जो रेट है वो इंडिया में टू हाई है, तो उसका डेटा हमें होना चाहिए और ये चीज इलीगली ना हो, इसलिए इस चीज को लीगल किया गया ताकि हम लोगों को, हम इसको कहीं ना कहीं कोई हद तक यार कम कर सके, ठीक है, और हमें रिपोर्ट हो एटलीस्ट कि कौन क्या कर रहा है और हमें अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेके उसको पनिश कर सके। वॉट एवर द करिकुलम विल बी, करिकुलम कह रही हूँ, वॉट एवर द एक्शन विल बी, वो हो सके। किसके लिए, किसकी वजह से हुआ ये? फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में, इसलिए। कब लीगलाइज हुआ? 1971 में। अब ये बात बोली जा रही है कि कितनी तुम्हें क्या लगता है कितनी टोटल पूरे दुनिया में एक साल में कितनी एमटीपी होती होगी? भाई पूरी दुनिया में अगर जितनी भी प्रेगनेंसीज इस दुनिया में होती है, ठीक है, उसका सोचो, उसका जितनी टोटल प्रेगनेंसी हर साल होती है उसका 45 to 50 मिलियन लोग जो हैं क्या करते हैं? अबॉर्शन कराते हैं, एमटीपी कराते हैं। मतलब कि टोटल प्रेगनेंसीज का 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी क्या है? एमटीपी है। क्या है बेटा? एमटीपी है, मतलब कि अबॉर्शन करा रहे हैं मेडिकली, ठीक है। ये इतना रिवाइज करो, देखो तुम्हें रिवाइज हो रहा है नहीं हो रहा। फिर मैं बताऊंगी कि एमटीपी जो करवा रहे हैं वो किस किस कंडीशन में अलाउ होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगी, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ में से कोने में गिवन है, रिवाइज एनसीईआरटी में, ठीक है। ये हमें ये एक्सप्लेन करता है कि एमटीपी हम कौन सी कंडीशन में करवा सकते हैं, अंडर व्हाट, ठीक है। पहले इतना रिवाइज करो जल्दी से। चलो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए मेरे बच्चे। अब देखो भाई, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट कहता है, आप पहले तो वो ये कंडीशन, वो दो चीजें बताता है बेटा। एक तो वो आपको बताएगा कंडीशन कि आप कब कब कौन कौन से टाइम पे एमटीपी करवा सकते हो, प्लस रीजन आपको पता होना चाहिए ना कि अमेंडमेंट एक्ट क्या बोल रहा है। एक तो बताते हैं कंडीशन कि कौन से महीने में आप एमटीपी करवा सकते हो, कौन से मंथ में, कौन से मंथ्स में करा सकते हो, प्लस वो रीजन कब कब करा सकते हो, कब कब करा सकते हो। अब इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से समझ लेते बेटा। चलो देखिए क्या बोल रहे हैं, आ जाओ। देखो भाई, एमटीपी आप लोग कब कब करा सकते हो बेटा, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना, बेकार लग रहा है, बहुत गंदा लिख रही हूं मैं। चलो ये तुम लोग एज इट इज नोट्स तुम्हारे बन जाएंगे ना, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला बोलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मतलब होता है बेटा 3 महीने, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, ठीक है। आप एमटीपी करवा सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके मैम। अब एक बात बताओ, कभी कभी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर वीक के टर्म्स में बात करूं, 1 मंथ में अगर 4 वीक होते हैं, देयरफॉर 3 मंथ में कितने होंगे भाई, तुम लोगों को तो पता है, 3 × 4 12 वीक। तो भाई मैं कह सकती हूँ 3 मंथ्स इक्वल टू 12 वीक्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है दैट इज 3 मंथ्स, दैट इज 12 वीक्स, इसमें आप लोग एमटीपी करवा सकते हो। अगर प्रेगनेंसी की 3 ही महीने हुए हैं तो इसमें आप लोग एमटीपी करा सकते हो, लेकिन आपको कितने मेडिकल प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी होगी? कम से कम 1
मेडिकल क्वालिफाइड, भाई एवे झोला छाप बाबा को मत पूछना है, वन मेडिकल PRACTIO प्रैक्टिशनर, वन मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिशनर। अब क्या है सेकंड, सेकंड क्या है बेटा, कब करा सकते हो, सेकंड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब तो 3 ही महीने होते हैं, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब पहले का 3 हो गया, अब सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब कि उसके बाद के 3, मतलब 6 महीने, 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स मतलब कि कितने, 6 मंथ्स मतलब कितने वीक हो जाएंगे बेटा, 24 वीक। 24 वीक्स में आप लोग एबॉर्शन करा सकते हो, अभी भी एमटीपी हो जाएगा, लेकिन कितने लोगों की एडवाइस लेनी बेटा, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की आपको एडवाइस लेनी है, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर को आप लोगों को उनकी एडवाइस लेनी, ठीक है। अब सुनो भाई, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जो चांसेस होते हैं, जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, ज्यादा फेटलनेस नहीं होती, मतलब कि खतरा ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, ये कंपैरेटिवली सेफ होता है, कंपैरेटिवली, लेकिन कंपैरेटिवली सेफ होता है, ठीक है। जैसे जैसे यार तुम आगे आगे अगर करवाओगे तो चांसेस क्या है बेटा, रिस्की है, चांसेस क्या है कि वो रिस्की हो जाए, वो एमटीपी थोड़ी रिस्की हो, ठीक है। अब जो एमटीपी होती है, ये हमेशा एंड हमेशा याद रखना भाई, ये सिर्फ सर्जिकली नहीं होती, ये आप लोग पिल देके, जैसे कि रू 486 एक पिल होती है, वो देके स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर अब एमटीपी करवा सकते हो। बाद में जो होती है सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें सर्जिकली होती है, लेकिन ये केवल सर्जिकली नहीं होती, नो, नॉट ओनली सर्जिकली, नॉट ओनली सर्जिकली का ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट आए तो आंसर है बेटा नो, ठीक है। ये केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्जिकली होती है, नहीं, सर्जिकली भी होती है प्लस मेडिसिन से भी हो जाती है, अगर इनिशियली तुम लोग कर लेते हो। अब सुनो, ये बता दिया आप लोगों ने कौन कौन सी कंडीशन में करा सकते हो, अब तुम लोगों को बताना है कि कब कब कौन से रीजंस में करा सकते हो, ठीक है। देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो लोग करा सकते हैं जिनका क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, क्या है, लिख नहीं रही अब मैं, इतने नोट्स तुम खुद बनाओगे, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो लोग कराते हैं जो रेप केसेस हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है, या फिर क्या हो एकदम से वो हो जाए, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से है, सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो लोग करवाते हैं यूजुअली। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है, वैसे तो लोग नहीं कराते, या अगर कराते भी होंगे लेट लतीफ जागते होंगे, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर थोड़ा खतरा होता है, रिस्की होता है, तो डॉक्टर हमेशा प्रेफर करता है, या फिर ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं प्रोफेशनल, ये बोलते हैं कि ये सिर्फ एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट भी ये बोलता है कि तब कराओ सेकेंड ट्राइमेस्टर में, अगर बच्चे की जान को खतरा हो, या तो चाइल्ड की जान को खतरा हो, या माँ की जान को खतरा हो, या दोनों की जान को खतरा हो, या फिर बच्चे को कोई ऐसी भयंकर बीमारी है बेटा कि वो अगर इस दुनिया में जन्म लेता भी तो ज्यादा सर्वाइव नहीं करवा पाएगा, तब एमटीपी कराओ। लेकिन ट्राई करो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी कम कराओ, क्योंकि रिस्क चांसेस माँ की जान को खतरा ज्यादा है, समझ आया, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेटा नॉर्मल लोग करा सकते हैं, आगे आगे जाओगे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे यार रिस्क के, ठीक है। सेकंड वाले टाइम पे वो कराते हैं जब बहुत सीवियर कंडीशन होती है कि भाई बच्चे की जान को खतरा है, माँ की जान को खतरा है, दोनों की जान को खतरा है, या फिर बच्चे को कोई ऐसी भयंकर सीरियस बीमारी है, अगर वो दुनिया में आ भी गया तो बहुत स्ट्रगल करके जिएगा, तब भी एमटीपी कराना लीगल होता है, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी एंड आर्ट, जो कि हमारा ऑलमोस्ट लास्ट सा ही टॉपिक है। देखो भाई, इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी when a couple is not able to conceive मतलब वो कंसीव नहीं कर पा रहे, बच्चा नहीं कर पा रहे,
इवन आफ्टर, अपनी बुक की एनसीईआरटी की ये डेफिनेशन वहां गिवन है, समरी वाले पार्ट में देखना, लोअर पार्ट में वहां मिलेगा। व्हेन अ कपल इज नॉट एबल टू कंसीव इवन आफ्टर अ सेक्सुअल कोहैबिटेशन, अ सेक्सुअल कोहैबिटेशन ऑफ 2 years, देन इट इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। मतलब क्या है, अगर एक कपल 2 साल या 2 साल से ज्यादा एक साथ रह रहा है, ठीक है, दे आर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स मेनी टाइम्स बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव द बेबी, उसको कहते हैं भाई इनको इनफर्टिलिटी है, ये इनफर्टाइल कपल है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गई इनफर्टिलिटी की बात। तो यार ये बेचारे अपना पेरेंटहुड कैसे इंजॉय करेंगे? तो ये अपना पेरेंटहुड इंजॉय कर पाते हैं इस कला से, इस मेडिकल कला से। ठीक है, पेरेंटहुड इंजॉय कर सकते हैं, ये भी पेरेंटहुड इंजॉय कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आर्ट की वजह से। आर्ट की फुल फॉर्म क्या है, अब ये भी पता होना चाहिए। क्या है? एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कला है भाई, कला है, कला है। इनको पेरेंटहुड एंजॉय करवा देगी, कला ही है भाई ये तो। ठीक है, अब मेरी ना बहुत अच्छे से बात सुनना एक चीज, इनफर्टिलिटी जरूरी नहीं है हमेशा कि फीमेल में हो। तुम एनसीईआरटी में लिखा है क्लियरली, मतलब बहुत रिसर्च हो रखी है, मोस्टली टाइम इनफर्टिलिटी बॉयज में होती है, मेल्स में होती है। इनफर्टिलिटी मैक्सिमम टाइम्स किस में होती है और लीस्ट टाइम किस में होती है? मोस्टली अगर कोई कपल इनफर्टाइल है तो वो मेनली बेटा मेल्स की इनफर्टिलिटी की वजह से है, फीमेल में इनफर्टिलिटी कम देखने को मिलती है। अब मैं बताती हूँ मेल की कौन कौन सी कंडीशन में इनफर्टिलिटी रहती है। हो सकता है स्पर्म बन ही नहीं रहा, एज़ोस्पर्मिक कंडीशन, या फिर हो सकता है कि जो पीनिस है बेटा वो इलोंगेट ना हो पा रहा हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या हो सकता है बेटा स्पर्म बन रहा है बट कम बन रहा है, ओलिगोस्पर्मिक कंडीशन, इनफर्टिलिटी कॉज करता है। फीमेल में हो सकता है यार फीमेल को पीसीओएस, पीसीओडी, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी, कुछ भी हो, ये हो सकता है। पेल्विक मतलब क्या है? ये वाला रीजन मेरा, जहां पे ये एब्डोमेन के नीचे वाला रीजन पेल्विक रीजन होता है। ठीक है, पेल्विक रीजन में क्या है? हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब पेल्विक रीजन में जो इन्फ्लामेटरी कोई पार्ट का इन्फ्लामेशन, मतलब स्वेलिंग हो जाए, ये पार्ट को कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी इश्यूज देखे जाते हैं फीमेल में। ठीक है, पीसीओएस, पीसीओडी, पीआईडी, क्लियर। यहाँ पे क्या क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ओलिगोस्पर्मिक कंडीशन या एज़ोस्पर्मिक कंडीशन, क्लियर। ये रीजंस की वजह से मेल और फीमेल और मेल में क्या रहता है भैया? क्या रहता है? इनफर्टिलिटी होती है। अब हमें नेक्स्ट क्लास मतलब अभी ये पढ़ना है कि आर्ट कैसे इन लोगों को पेरेंटहुड एंजॉय करती है। बट उससे पहले मैं बोलना चाहूंगी, जो आर्ट है भैया, आर्ट क्या है? एक्सपेंसिव है, एवरीबडी कांट अफोर्ड इट। तो जो कांट अफोर्ड इट बेटा, एक उनके लिए एडवाइस है कि अगर पेरेंटहुड ही एंजॉय करना है भाई तो प्लीज एडॉप्ट। लीगल एडॉप्शन होती है इंडिया में, लीगल एडॉप्शन होती है, प्लीज गो फॉर इट। ठीक है, बच्चे को घर मिल जाएगा और तुम लोगों को बच्चा मिल जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, एडॉप्शन है, लीगल तरीके से कर सकते हो आप पेरेंटहुड एंजॉय करने के लिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं रईस लोगों के बारे में जो आर्ट अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आर्ट में बेटा क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल कंडीशन। तो इसमें क्या हुआ? ये आ गया स्पर्म, ठीक है, ये आ गया ओवम। इन दोनों का फ्यूजन जो है बेटा वो लेबोरेटरी में करवाया जाता है और वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट बन गया। ये लेबोरेटरी कंडीशन में करवाया जाता है, लेकिन वो कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड की जाती है जो कि फीमेल की बॉडी में एग्जैक्ट फलोपियन ट्यूब में होती है ताकि अच्छे से हो सके। तो जब मेल का स्पर्म और फीमेल के ओवम की फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस लेबोरेटरी कंडीशन में हो रहा हो, इसको हम क्या बोलते हैं? इनफर्टिलाइजेशन। बनेगा जाइगोट। ठीक है, इसे इनफर्टिलाइजेशन कह रही हूं। हे भगवान,
इसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रही है इन विट्रो लेबोरेटरी कंडीशन में। बट वहां पे हमने फीमेल की बॉडी में जैसा कंडीशन होता है दैट इज सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, वो प्रोवाइड करते हैं हम लेबोरेटरी में। तो अब देखो, अभी जो जाइगोट बन गया है, अभी से ट्रांसफर कराना है। दो तरीके हैं आर्ट में, दो तरीके हैं जाइगोट ट्रांसफर के। अब इसे हम बोल देंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर। बताऊंगी कैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे कराएंगे। देखो, आर्टिफिशियल कंडीशन में क्या होगा, ये जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। तो अब इस एम्ब्रियो को जो हमने लेबोरेटरी कंडीशन में प्रिपेयर किया है बेटा, ठीक है, इसको हम लोग अंदर कैसे दें, फीमेल के अंदर कैसे पहुंचाएं, ठीक है। तो तरीका है एम्ब्रियो ट्रांसफर। अरे ये कौन सा कलर ले लिया, तरीका है एम्ब्रियो ट्रांसफर ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर ईटी। ये दो टाइप का है मेरे प्यारे बच्चों, दो टाइप का। कौन कौन सा है मैम, कौन कौन सा है? एक है बेटा इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर, आईयूटी, इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर। एक है बेटा जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जाइगोट जो बना, ये जाइगोट जो बना, ये जब पहली बार डिवाइड करता है तो इसमें 2 सेल वाली स्टेज बनती है। फिर जब दूसरी बार डिवाइड करता है 4 सेल, 8 सेल, ऐसे करके स्टेजेस बनती रहती है और ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये जाइगोट अपनी 8 सेल स्टेज में है या उससे कम स्टेज में है, तो 8 सेल स्टेज में, उससे कम स्टेज में है, तो कहां पे हम लोग उसे ट्रांसफर करेंगे, फलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जिफ्ट में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। मतलब जाइगोट अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज है, ब्लास्टोमियर क्या है, ये जो जाइगोट में डिवाइड हो के सेल्स बन रहे हैं, उन सेल्स को ब्लास्टोमियर कहा जाता है, उन सेल्स को ब्लास्टोमियर कहा जाता है, ठीक है। तो जो जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर में क्या है, वो जो जाइगोट अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है, तो उसे हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, जाइगोट में, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 8 सेल स्टेज जो है, वो जो 8 सेल ब्लास्टोमियर स्टेज है, वो कहां पे ट्रांसफर होती है बेटा, लेस देन जो लेस देन 8 सेल ब्लास्टोमियर स्टेज है, वो अगर ट्रांसफर हो जाएगी कहां, फलोपियन ट्यूब में, जिसे आप लोग ओविडक्ट भी बोलते हो, फलोपियन ट्यूब में, जैसे आप लोग ओविडक्ट भी बोलते हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर बोल दिया भाई, हो गया, ठीक है। अब वो हमने वहां पे इम्प्लांट करा दिया, कहां पे, फलोपियन ट्यूब में। अब वो वहां पे नॉर्मली डेवलप होगा, नॉर्मली डिवाइड करके बढ़िया से एम्ब्रियो बनके इम्प्लांटेशन होगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेकिन इसके लिए क्या होता है, जाइगोट को 8 सेल स्टेज में होना जरूरी है, 8 सेल ब्लास्टोमियर स्टेज। बट अगर मान लो कुछ फीमेल्स हैं, दे वांट कि भाई, डिपेंड करता है कि नेचुरल कितना आपको करवाना है। अगर कुछ फीमेल होती है ना कि यार हमें तो बिल्कुल ऐसी प्रेगनेंसी चाहिए जो नेचुरल लगे, है ना, तो क्या होगा भाई, वो क्या चाहेगी कि मेरी जो ये जाइगोट है, ये 8 सेल वाला जो ब्लास्टोमियर स्टेज है, वो कहाँ पे हो, वो कहाँ पे मिले हमें, जाइगोट, वो फलोपियन ट्यूब में, ताकि हाँ उसको फील आए कि हाँ मेरी नेचुरल प्रेगनेंसी है, ठीक है। अब देखो इंट्रायूट्रीन में क्या होता है, जबकि मोर देन 8 सेल स्टेज जो है, मोर देन 8 सेल स्टेज जो है बेटा ब्लास्टोमियर की, उसे कहां पे इंसर्ट करवाया जाता है या ट्रांसफर करवाया जाता है, यूट्रस में, यूट्रस में। फिर वहां इंप्लांटेशन हो जाएगी, फिर नॉर्मल क्या है, 9 मंथ्स पूरा डेवलपमेंट होगा और फिर क्या हो जाएगी, डिलीवरी, बिल्कुल नॉर्मल। इतना रिवाइज करो पहले, हो गया बेटा रिवाइज, हो गया। अब हम लोग आगे को बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं, आगे को बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं। अब है गिफ्ट, GIFT, नाम समझना, गैमीट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। ये किसके लिए होता है, जो फीमेल बेटा, जो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती अपने खुद का, नहीं हो पाता फीमेल गैमीट, जो मैच्योर मेल गैमीट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती फंक्शनल, ठीक है। तो क्या होता है, वो फीमेल आर्ट की कौन सी टेक्निक लेगी, गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, कि भाई वो सिर्फ गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन बाकी अगर फर्टिलाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट हो, इम्प्लांटेशन के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो परफेक्टली दे सकती है। तो ऐसी फीमेल के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, जो दूसरी फीमेल है, जो डोनर फीमेल है, उससे लेके तो दे सकते हैं ना, कि भाई इसका तो सही है, इनसे ले लिया डोनर से और उसको फलोपियन ट्यूब पे पहुंचा दिया। बाकी फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन के लिए जो उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, तो शी कैन एंजॉय हर पेरेंटहुड एंड प्रेगनेंसी पीरियड, है ना। तो इसमें क्या होता है,
देखो जो फीमेल है हु कैन नॉट प्रोड्यूस फंक्शनल ओवम, वो यूज करती है बेटा गिफ्ट। क्या यूज करेगी? गिफ्ट यूज करेगी। ओवम एक्सट्रैक्ट होगा फ्रॉम द डोनर, डोनर से ले लिया फंक्शनल ओवम, फिर हम उसकी फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा देंगे बस। फिर नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉइटस होगा एंड क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी अचीव्ड। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया गिफ्ट। फीमेल्स के लिए होता है, कभी मेल्स के लिए मत करके आ जाना। ठीक है, चलो अब है कि अगर मान लो मेल के पास या तो लो स्पर्म काउंट है कि भाई स्पर्म का जितना नंबर चाहिए होता है उतना नहीं है, या फिर अगर मान लो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि भाई पीनिस ढंग से एलोंगेट नहीं हो पाता है एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन, तो भाई फीमेल प्रेग्नेंट कैसे होगी? तो ऐसे मेल्स को हेल्प कराने के लिए बेटा हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, मेल का जो सीमेन है वो कलेक्ट कर लेते हैं। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दो तरीके से होता है। हमने मेल का जो सीमेन है वो कलेक्ट कर लिया है एक सिरिंज टाइप में डिवाइस में, ठीक है, कलेक्ट कर लिया है। अब क्या होगा, अगर दो टाइप का इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन मतलब रिलीज ऑफ सीमन इन द फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। अब दो टाइप का है, एक तो है इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन, एक है इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन, दूसरा क्या है? वेजाइनल इंसेमिनेशन। देखो वेजाइनल इंसेमिनेशन किसका होता है? जिस मेल का स्पर्म काउंट परफेक्टली फाइन है लेकिन उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पीनिस फंक्शनल नहीं है ढंग से, मतलब एलोंगेट नहीं हो पा रहा है एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन, लेकिन भाई क्या है, मेल में स्पर्म काउंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें उसका सीमेंट कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन कहां पे इंसेमिनेट होगा? वजाइना में, कि हम वजाइना में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, करवा दिया। ठीक है, अब वो इंट्रोड्यूस करा दिया है, बाकी अब फंक्शनिंग नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड वजाइनल इंसेमिनेशन। लेकिन अगर मान लो मेल का दो कंडीशन हो सकती है, या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, ठीक है, प्लस क्या हो, स्पर्म काउंट भी लो है। तो भाई ऐसे में तो स्पर्म काउंट अगर लो हो जाए तो हम लोग वजाइना में नहीं रख सकते ना सीमन को, क्योंकि भाई ऑलरेडी स्पर्म काउंट लो है। अगर यूट्रीन की सिक्रीशन जो उसमें पड़ेंगी वो बहुत सारे स्पर्म्स को मार देगी, जिसकी वजह से स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं फलोपियन ट्यूब से तक। क्यों? देखो 200 से 300 मिलियन स्पर्म नॉर्मल एजैकुलेशन में रिलीज हो रहा है और उसमें से केवल सोचो 200 पहुंच पा रहा है फलोपियन ट्यूब तक और एक फर्टिलाइज कर पा रहा है। जिस मेल का स्पर्म काउंट ऑलरेडी लो है यार, उसकी क्या आप उम्मीद रखते हो, उसका कितना स्पर्म आगे तक पहुंचेगा और क्या ही फर्टिलाइज कर पाएगा, है ना? तो भाई अगर हमने वजाइना में ऐसे मेल की इंसेमिनेशन अगर हमने वजाइना में करवाई है तो क्या होगा, इतने ज्यादा स्पर्म जो है, बहुत सारे स्पर्म मर जाएंगे, हो सकता है पहुंचे भी ना वहां तक। हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्लस स्पर्म काउंट लो है, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, सिर्फ स्पर्म काउंट लो है, उस मेल की जो इंसेमिनेशन होगी सीमेन की, वो कहाँ होगी? डायरेक्ट यूट्रस में, ताकि क्या है, यूट्रस में थोड़े कम मरेंगे तो ज्यादा आगे तक पहुंच पाएंगे, फिर उनमें से कोई एक ना एक तो फर्टिलाइजेशन करवा ही देगा। तो ये डिपेंड करता है कि मेल अगर केवल सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जूझ रहा है, बाकी स्पर्म काउंट वगैरह परफेक्टली फाइन है, नॉर्मल हेल्दी, तो हम लोग वेजाइनल इंसेमिनेशन कराएंगे, वजाइना में रिलीज करवाएंगे सीमेन को, नॉट स्पर्म, सीमेन को। ठीक है, इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन का भी दो कंडीशन, या तो सिर्फ लो स्पर्म काउंट है कि स्पर्म का नंबर कम है, या फिर लो स्पर्म काउंट प्लस इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। ठीक है, अकेला ये नहीं होगा, अकेले इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आप ये नहीं कराओगे। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्लस स्पर्म काउंट लो है या फिर सिर्फ स्पर्म काउंट लो है, तब आप लोग इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन कराओगे, मतलब विद इन द यूट्रस रिलीज करवाओगे सीमेन को। क्लियर है? फिर एक बार अगर नॉर्मल स्पर्म आगे पहुंच जाएगा, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी। चलो बेटा, अब है एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक, क्या नाम है, बहुत गजब है, नाम है 7वीं टेक्निक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से क्या समझ आ रहा है? देखो कब अप्लाई करते हैं पहले ये सुन लो। अगर कोई मेल है और वो बूढ़ा हो चुका है बेटा, बुढ़ा हो चुका है, बट अभी भी उसको लेट शादी की, करियर वरियर के चक्कर में, मान लो बूढ़े एज में बोल रहा है मेरे को पापा बनना है, बट नहीं बन पा रहा। क्यों? बिकॉज दो कंडीशन होती है। देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी स्पर्म्स की कम हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी स्पर्म की कम होगी तो भाई फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, बाप नहीं बन पा रहा, पापा नहीं बन पा रहा, पेरेंटहुड एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो अगर एज ज्यादा है मेल की प्लस फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म इज नॉट गुड एट ऑल, उस टाइम पे जो टेक्निक हम आर्ट की यूज करते हैं बेटा, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। कंडीशन पता चल गई कब करते हैं, अब समझो कंडीशन में क्या है। इसमें हम लोग क्या है भाई, स्पर्म खुद से कुछ काम कर ही नहीं सकता,
नहीं कर सकता, बूढ़ा स्पर्म है। तो क्या होगा, क्या होगा, हम कहते हैं कुछ नहीं करना, सीमेन कलेक्ट किया, हम लोग ओवम लेते हैं, हम डायरेक्टली स्पर्म की जो एंट्री है वो साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में करा देते हैं। देखो ये रहा ओवम, डायरेक्टली स्पर्म को एंट्री कराई इसके अंदर, फिर ये फटेगा, अपना न्यूक्लियस रिलीज करेगा, ठीक है, यहां से इसका न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का न्यूक्लियस फर्टिलाइज। अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, जाइगोट। तो क्या किया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म का इंजेक्शन लिया, मतलब एक इंजेक्शन में जिसमें सीमेन था उसका एक सबसे मोस्ट पोटेंट स्पर्म उसमें होता है, मतलब कि उसमें उसके ग्रुप ऑफ स्पर्म में जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी का है उस स्पर्म को लेते हैं जो सबसे बढ़िया स्पर्म है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डायरेक्टली साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में क्या कर देते हैं बेटा, इंसर्ट करवा देते हैं। ये क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ठीक है। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में हमने क्या किया, डायरेक्टली मेल के स्पर्म को इंजेक्ट करवाया, मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज किया और क्या हुआ बेटा, जाइगोट बना। फिर वो जाइगोट जो बना है, बस आगे तुम लोगों को पता है, एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये थी हमारी टोटल 7 आपकी क्या क्या, दैट इज आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो हेल्प करती है पेरेंटहुड एंजॉय करने में, ठीक है। इंडिया में बहुत कम सेंटर्स हैं जो सक्सेसफुली इस टेक्निक को कर पाते हैं, थोड़ा सा हार्ड है, एक्सपेंसिव है, तो गो फॉर द लीगल अडॉप्शन, ओके। चलो अब है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, बस 5 मिनट और बैठना है तुम लोगों को, ठीक है। STD नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। वे क्या है ये, इसको STI भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टेड कॉइटस या अनप्रोटेक्टेड कोपुलेशन करते हैं, उनका क्या है भैया, मेल का सीमेन, फीमेल का वजाइनल डिस्चार्ज दोनों मिक्स हो रहा है, अगर इनमें से किसी एक को भी STD हुआ तो क्या होगा, दूसरी फीमेल को भी या मेल को भी, उसके पार्टनर को हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों का फ्लूइड आपस में मिल रहा है ना, तो एक्सचेंज हो गया, तो वो जो भी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या जो भी वायरस होगा वो उसकी बॉडी में भी ट्रांसमिट हो जाएगा और पार्टनर को क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा या वो डिजीज हो जाएगा। क्योंकि ये बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इस टाइप के इन्फेक्शन या डिजीज होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब जैसे तुम्हारा नाम यहाँ चुन्नू है, घर में चुन्नू मुन्नू बोल देते होंगे, स्कूल में मयंक या मान्या नाम है मान लो, ठीक है। ऐसे ही STD या STI के एक और दो नाम है, क्या है, एक तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि भाई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही तो फ्लूइड डिस्चार्ज वगैरह मिल रहे हैं ना एक दूसरे से, तो भाई ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन है। दूसरा क्या है भाई, वेनेरियल डिजीज, VD भी बोल देते हैं, वेनेरियल डिजीज। तो ये इसके कुछ अदर नेम्स थे, कैसे होता है बता दिया। दोनों के बॉडीली फ्लूइड्स के मिलने की वजह से ये जो भी वो माइक्रोब या पैथोजन वो होता है ना, वो ट्रांसफर हो जाता है और वो डिजीज कॉज कर देता है या इन्फेक्शन कर देता है। अब जो STD है वो मेनली 3 टाइप के हैं। अगर वैसे तो तुम्हारी बुक में ना बहुत इरेगुलर तरीके से दिया है NCERT के पैराग्राफ में कि ये बीमारी है, तो मैंने इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है। मेनली जो आपकी STD है वो 3 टाइप के पैथोजन से कॉज होता है, ठीक है, 3 टाइप के पैथोजन से कॉज होता है, एक है बैक्टीरियल, एक है प्रोटोजोन, एक है वायरस, ठीक है। बैक्टीरियल से जो STDs फैलते हैं वो है गोनोरिया, सिफिलिस, क्लमाइडिया, ठीक है। मैं बच्चों को इसको याद करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक बताती हूँ, हमेशा ही तुम्हें भी बता रही हूँ। जब छोटे हो तो एक सब्जेक्ट होता है तुम्हारे पास GSC, जैसे साइंस बोलते हैं, उससे याद रखना जो बैक्टीरियल STDs है उसकी टेक्निक है GSC। साइंस है भैया, साइंस है, हर जगह साइंस है, GSC, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लमाइडियासिस, ठीक है। फिर क्या है, प्रोटोजोन, ये एक ही है यार, ट्राइकोमोनियासिस। अब देखो वायरस में 3 H हैं और 1 W है, क्या है, जेनाइटल हर्पीस, देखो H क्या है, हेपेटाइटिस B, HIV से होने वाला एड्स, और क्या है, जेनाइटल हर्पीस, वो भी H से, ठीक है, और एक है W, जेनाइटल वॉट्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वायरस से होने वाली खतरनाक बीमारी है। ये सारी जो बाकी हैं इट कैन बी क्योर, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीट कराओगे, इट कैन बी क्योर बेटा। लेकिन ये H, मैं H³ का फॉर्मूला बोलूंगी, याद रखना। H³ का फॉर्मूला क्यों, देखो, हेपेटाइटिस B, HIV से होने वाला, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होने वाला एड्स, ठीक है, और जेनाइटल हर्पीस, H से है वो भी, जेनाइटल हर्पीस,
बेटा ये तीनों क्या है, नॉट क्यूरेबल, रेड से लिख देते हैं डेंजर, नॉट क्यूरेबल, नॉट क्यूरेबल, इट कैन नॉट बी क्योर्ड, ठीक है। तो ये थोड़े खतरनाक है H3 का फॉर्मूला, ठीक है। जेनाइटल वार्ड्स फिर भी, ये बाकी सारे फिर भी ट्रीटेबल है अगर डॉक्टर के पास टाइम से चले जाते हो तो, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पे एड्स का तो तुम लोगों को एनसीईआरटी में गिवन है कि HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका इतना नहीं है तो तुम लोग सुन लो, अगर सुनना है, जिसको सुनना है सुन लो, नहीं सुनना अवॉइड कर सकते हो इसे। गोनोरिया किससे होता है बेटा, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है निसेरिया गोनोरिया। सिफिलिस किससे होता है बेटा, ट्रेपोनोमा पैलिडियम, ठीक है। क्लमाइडियासिस किससे होता है, क्लमाइडिया से होता है, क्लमाइडिया पैलिडियम करके कुछ है, ट्रेपोनोमा पैलिडियम उसका था, सॉरी इसका क्या है, ट्रैकोमेटिस, हाँ दैट इज क्लमाइडिया ट्रैकोमेटिस से होता है। किसका, क्लमाइडियासिस का नाम ही ऐसे है, क्लमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ठीक है। सिफिलिस किससे होता है, अभी मैंने बताया था, ट्रेपोनोमा पैलिडियम। अब देखो प्रोटोजोन से होने वाला ट्राइकोमोनियासिस है ना, तो इसका जो पैथोजन है उसका नाम भी क्या है, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास, ठीक है। हेपेटाइटिस बी होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से, एड्स होता है HIV से। जेनाइटल हर्पीस, नाम देखो भाई, मैं तो इसको ऐसे याद करती हूँ कि भाई नाम इस वायरस का है क्या है, सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, नाम में सिंप्लिसिटी, काम तबाही वाले भाई, नॉट क्यूरेबल एट ऑल, तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। जेनाइटल वार्ड्स बहुत तुमने सुना होगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो ये करता है जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है। अब सुनो, अगर जो जिसको STD होता है उसको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं भाई, क्या होता है, स्वेलिंग हो जाएगी थोड़ी, हो सकता है स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन टर्म यूज हो, या फिर हो सकता है इचिंग हो रही हो यार, थोड़ी खुजली होती है ना, इरिटेशन हो उस एरिया में, या फिर कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा हो, इस टाइप के सिम्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी ने ये थोड़े से मेंशन कर रखे, तो हो सकता है थोड़ा पेन होता हो, ठीक है। ये होते हैं सिम्टम्स जिनको STD होते हैं। अब द थिंग इज, अगर इनको आपने ट्रीट नहीं किया टाइम पे और शर्म करते रहे पता चलने के बाद भी और डॉक्टर से ट्रीट नहीं किया, तो तुम लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, सुन लो लेकिन, ठीक है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, स्टिल बर्थ, मतलब समय से पहले जब डिलीवरी हो जाए बच्चे की, दैट इज स्टिल बर्थ। PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, हो सकता है पेल्विक रीजन में पड़े हुए तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई पार्ट में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो जाए, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब अगर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो यूट्रस की जगह किसी और पार्ट में हो जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, एम्ब्रियो की यूट्रस में, अगर वो यूट्रस में ना होके वो इम्प्लांटेशन कोई और पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो जाए, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी, तुम्हें पता ही है, बच्चे ना कर पाना। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये तो पता ही है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बेटा वो भी हो सकता है, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कैंसर, लाइक सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, इवन STD से ये तक हो सकता है, ठीक है। और एबॉर्शन जैसी चीजें, और एबॉर्शन जैसी चीजें भी हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, अगर STD को ट्रीट नहीं किया तो ये हो सकता है। सिम्टम मैंने बता दिए। अब एक क्वेश्चन, STD बेटा मैक्सिमम कौन से एज ग्रुप के बच्चों को होता है, दैट इज, बच्चे भी नहीं कहूंगी, लोग कहूंगी, 15 to 24 ईयर्स की जो टाइम पीरियड में होते हैं उनमें सबसे ज्यादा STD देखने को मिलता है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, इसको क्योर भी किया जा सकता है। कैसे भाई, अननोन पार्टनर जिसका नहीं पता उसके साथ सेक्स मत करो। डोंट हैव कॉइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉपुलेशन, व्हाटएवर यू से, डोंट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द अननोन पर्सन जिसको आपको नहीं पता है, ठीक है। मल्टीपल पार्टनर्स मत रखो, क्योंकि देखो आपको अपने पार्टनर को तो पता है कि आपने हो सकता है कभी पहले टेस्ट करा रखो, इसको नहीं है, ठीक है। तो उसमें तो आप फिर भी एक चांस ले सकते हो, वैसे लेना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन यार मल्टीपल पार्टनर, आपको क्या ट्रस्ट है कि वो सामने वाला इंसान आपसे सच बोल रहा है, तो नेवर, एक तो अवॉइड करो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द एक तो अननोन पर्सन, दूसरा मल्टीपल पार्टनर, तीसरा दूसरी चीज अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करो, यूज फिजिकल बैरियर लाइक कॉन्डम्स, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, इन केस इफ यू फील लाइक कि आपको शक है तो गो टू द डॉक्टर, टेक प्रॉपर अपॉइंटमेंट, और अगर डिटेक्ट हो जाता है तो शर्म नहीं करनी, उसकी प्रॉपरली मेडिकेशन लेके उसे खत्म करना है बेटा, हेजिटेट नहीं करना है। बेसिकली कहते हैं डॉक्टर से और पेरेंट और टीचर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना, उसको अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, ट्रीट कराना है, ताकि क्योरेबल हो, ऐसी भयंकर स्टेज पे ना पहुंचो कि भैया अब तो सिर पकड़ने वाले हालत हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कैसे आप लोग STDs को प्रिवेंट कर सकते हो, इन तरीकों से, यू कैन प्रिवेंट, यू कैन
प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। यू कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कैसे बेटा? अवॉइड करोगे क्या? कॉइटस या कॉपुलेशन विद द अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। ऑलवेज यूज फिजिकल बैरियर लाइक कॉन्डम्स फॉर सेफर साइड। ठीक है, मतलब कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है। ठीक है, कॉइटस नहीं करना है अनप्रोटेक्टेड। ठीक है, और क्या करना है? इन केस अगर डाउट होता है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर डिटेक्ट हो जाता है तो प्रॉपर मेडिकेशन कंप्लीट करना है विद अ प्रोफेशनल डॉक्टर। ठीक है, आंडू पांडू से नहीं करना बेटा, झोला छाप से नहीं करना। ठीक है, प्रॉपरली पैसे देके बढ़िया डॉक्टर से अपना इलाज कराना है विदाउट हेजिटेशन। खत्म। तो यार यहाँ पे होता है तुम्हारा सफर इस चैप्टर के साथ मेरा खत्म। कोई भी डाउट अगर इस लेक्चर के बाद आते हैं पहले तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगी पक्का। ठीक है, और अगर पर्सनली आपको पता करना है, एडमिशन से रिलेटेड डाउट है या फिर तैयारी से रिलेटेड डाउट है, CUET बोर्ड वॉट एवर, ठीक है, तो nisha.mandral@adda247.com पे मेरे को मेल कर सकते हो। नोट्स के लिए आपको ज्वाइन करना है, नोट्स के लिए आपको ज्वाइन करना है किसे? यहां लिख रही हूं मैं, निशा मंडराल CUET बायोलॉजी। इसको करोगे तो नोट्स तुम लोगों को भाई मिल जाएंगे। ठीक है, सारे नोट्स, रेगुलर अपडेट्स, कब क्लास हो रही है कब नहीं हो रही, सब कुछ। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हो nisha21, तो बेटा अभी नेक्स्ट 3 दिन के लिए, कल तो गया, आज और कल तक, अगर आपने nisha21 वाला कोड यूज किया यार तो आपको फिलहाल के लिए 40% ऑफ मिलेगा। एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग। अगर कल तक, दैट इज कल क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? हाँ, कल तक, दैट इज 8th तक आपको ये एप्लीकेबल है। 40% डिस्काउंट बहुत बड़ी चीज है यार। आपको महापैक, जो पैक लेना है उसमें आपको 40% डिस्काउंट। एंड एक से एक बेटा टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेटर है। आपको पता है CUET का सबसे बड़ा चैनल है ये इंडिया का, जहां पर आप लोगों को CUET से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन अलॉन्ग विद बोर्ड में कैसे बैलेंस करना है, सब कुछ गाइडेंस मिलती है। वहां पे आ जाओगे यार, थोड़ा और 1-on-1 इंटरेक्शन ज्यादा हो पाएगी, रोज मिला करेंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा रिजल्ट्स भी CUET के इसी चैनल से आपको, इसी प्लेटफॉर्म से आपको मिलते हैं। तो आपको बस ये करना है, एक तो मेल कर लो अगर कोई प्रॉब्लम है, बाकी nisha21 यूज करना बेटा, आपको 40% ऑफ और मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा कहूंगी। ठीक है, सो अभी है कल तक का टाइम। देख रहे हो वीडियो, डेफिनेटली इसको देखना, आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन का मौका मिलेगा वहां पे। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर अटेंड किया है मेरे को वो भी बताना। ठीक है, बाय बाय।